आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कोई भी अपना माइक ऑन ना करें, कैमरा कदापि नहीं। जिनको चेहरा दिखाना है ऑफलाइन आए, जब कहा जाएगा तभी ऑन कीजिएगा। हाँ, मैं हट जा रहा हूँ। मेरा यहाँ क्या काम। हेलो। कोई भी माइक और कैमरा ऑन नहीं करेगा जब तक जरूरत नहीं होगी। ठीक है। आप लोगों को उस पे भी एक डॉक्यूमेंट शेयर किया गया है। इस पेपर को सॉल्व कर लीजिए। उसकी बैटरी ले आना अभी जाके। ठीक है।
सर आवाज नहीं आ रही। जाती बंद माइक में आवाज। किसमें? न्यूज इनसाइट में आवाज ही नहीं आई। अरे ऐसा ऐसा, अब देखिए आवाज आ रही है। हाँ ठीक, ये वाक्य प्रयोग करिए इसके। ये एक दो दिन आप लोगों को लगेगा, ये जो डेली टारगेट आपको दिया जा रहा है उस टारगेट का हम टेस्ट लेते रहेंगे आपसे, क्योंकि आप लोग कितने महान हैं ये हमको बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि हम जैसे लोग आपके आगे पीछे घूमा करते हैं, टारगेट दिया करते हैं, आप लोग हम लोगों को खूब इग्नोर करते हैं। तो बीच बीच में अगर हम ये सब करते रहेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ थोड़ा बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा वाक्य प्रयोग हो गया। हो गया, तीनों हो गया। तीनों पूरा हो गया। चलिए, कौन सा क्वेश्चन है? ये तीनों तो आप लोगों ने नोट कर लिया ना। आप लोगों को एक फाइल भी शेयर की गई है, उस पर देख लीजिएगा जो ऑनलाइन वाले लोग। इसमें क्या नहीं हुआ? इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? पक्का? क्या है क्वेश्चन? जलोढ़ मृदा में मिट्टी के कणों का आकार समान होता है, ये लाइन कभी भी सही होगी? भाई कणों का आकार तो समान हो नहीं सकता। समान कैसे हो जाएगा? किसी भी मृदा में समान नहीं होता है। किसी भी मृदा में समान होगा? एक मृदा है जिसमें आप चीका मृदा में लगभग समान मान सकते हैं, क्योंकि लगभग महीन होगा, लेकिन जलोढ़ में, बलुई में, रेतीली में कहीं पे तो समान होगा नहीं। तो तीसरा स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। स्टेटमेंट नंबर जो थर्ड है ये गलत हो जाएगा। तो अगर तीसरा गलत है तो पहला दूसरा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ? तीसरा लास्ट ही तो है। क्या मतलब है नंबर से? आप 6 नंबर डाल लीजिए, 5 नंबर, 6 नंबर है ये, ठीक है ना? अच्छा कल डाल देंगे क्वेश्चन नंबर। नए मुद्दे उठा देते हो यार, बीच में क्या रिदम चला करता है तुम लोग। भंडारा चल रहा है, बीच में तुम कह रहे हो कि ठीक है। अब कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन का जवाब बताओ इस समय। ये लास्ट है, पहला है, 54वां है, 58वां है, कोई मतलब नहीं। इसमें क्या हमारा है? ठीक, काली मृदा में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती कि नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। सही है। दूसरा, पहला सही है बिल्कुल, यही क्वेश्चन तो है। दूसरा है कि लाल मृदा का रंग लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। और तीसरा है लैटराइट मृदा में फास्फोरस और चूना मात्रा अधिक होती है ना? तो ये तीसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत हो जाएगा। क्यों? लैटराइट में क्या होता है? फेरस और ऑक्साइड अधिक होता है, दोनों ज्यादा होता है। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिक्कत है? सब सही है। तीसरे में क्या दिक्कत है? बुंदेलखंड पठार में अगर जलोढ़ मृदा पाई जाती तो बुंदेलखंड का क्षेत्र इतना
है ना, नहीं पाई जाती है। बालू खोदने की जरूरत वहां नहीं पड़ती, अनाज उपजाया जा जाता है ना। तो तीसरा वाला यहाँ गलत हो जाएगा। इसको बताइए, प्रायद्वीप भारत का सबसे प्राचीन भौगोलिक भाग है। पहला तो सही है ना। सतपुड़ा क्यों गलत है? क्या बात है, लग रहा है प्राइमरी की क्लास चल रही है, उनको पूरे जोर से यही जोश चाहिए, ऐसे ही सफलता मिलती है। जितना चिल्लाओगे उतने सफलता करीब आएगी। कहने के मतलब ऐसे ही जिजीविसा के साथ। और अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन फोल्ड, क्या सही है? फोल्ड है और अवशिष्ट है। जब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ रखा, तो मैंने समझा कि लोग कहेंगे वो फोल्डेड माउंटेन है, अवशिष्ट इसलिए कि बहुत प्राचीन है। दोनों बातें सही है। तो हम कहाँ कह रहे हैं वो सही है, हम उसमें बात ही नहीं कर रहे। अच्छा, एक चीज हमको नहीं समझ में आती, जिसमें बात हो रही थी उसको नहीं करना होता है, जो होता है उसकी वैल्यू क्यों नहीं होती है? आगे की वैल्यू, पीछे की वैल्यू, अरे वर्तमान में जो है तुम्हारे पास उसकी वैल्यू दो ना यार। तीसरे के फोल्ड पे क्या क्वेश्चन नहीं टिका है? जैसे इन्होंने एक सिली मिस्टेक कर दी, तो इसको जबरदस्ती ये सही मान लेंगे, तब ये कहेंगे ये तो गलत है, अब बचा यही। हालांकि ऑप्शन 2025 पीसीएस की तरह नहीं है, इसमें केवल 3 अब आएंगे, आगे वो भी आएंगे, ठीक है ना। तो देखो एक क्वेश्चन मिला ना, अरे मैं मजाक कर रहा था, ऐसे ही बातों में। तो यहां पर आप देखो, ये तो गलत ही है, ये तो गलत है, और ये फोल्ड भी सही है और अवशिष्ट भी सही है, ये दोनों चीजें सही है। बात समझ में आई? फोल्ड भी सही है और अवशिष्ट भी सही है। तो यहां सही क्या होगा? 1-3। इसमें क्या होगा? भौगोलिक केंद्र क्या पूछ रहा है? भौगोलिक केंद्र नागपुर के पास है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या, कितने % है? इसको कैसे आप दिखाओगे? क्या आप भारत का तटीय क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 15%, इसको ये अजीब टाइप का स्टेटमेंट नहीं है भाई। आप क्षेत्रफल क्या दिखाओगे? तट का क्या कोई क्षेत्रफल होता है भाई? 7500 किलोमीटर अगर कहता, 7500 किलोमीटर डिस्टेंस कहता तब तो हो जाता, लेकिन परसेंट दिखाने में आई थिंक ये गलत ही उठपुटांग टाइप का है। लेकिन ये आपको यहां लग रहा है उठपुटांग, एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आपको लगेगा अरे यार होगा। अरे यार ऐसे भी तो बन सकता है, ये भी तो एग्जाम ही है। अगर ऐसे दे देगा तो आप कहोगे कि क्षेत्रफल पूछा होगा, हमने नहीं पढ़ा होगा। मैं वो तो समझाने के क्रम में आपको बता रहा हूं ना, नहीं तो ये ऐसे कैसे होगा, है ना। ऐसे तो जल्दी वो सीमा ही पूछता है। तो यहां पर क्या हो गया? दूसरा स्टेटमेंट गलत। और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 है। अभी इस पे एक अपडेट हम आपको देंगे जब आपका पेपर होने वाला हो, क्योंकि इस पे अभी एक नए आंकड़े आए हैं। लेकिन फिलहाल जो बुकिस्ट आंकड़े हैं, बुकिस्ट डेटाज के अकॉर्डिंग यही है, ठीक है ना। और अगला पहला क्वेश्चन है जो लास्टवां प्रश्न है अपना, है ना, 6 में लास्टवां प्रश्न। पहला क्या है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है जो 97-25। क्या ये सही है? कौन सा स्थान है ये? किबुतु, पता है किबुतु। और दूसरा, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 32-14 और 29-33 है, ये भी सही है। इसमें गलत जानते हो क्या करता है? उल्टा कर देता है, और आप पढ़ते नहीं है, कई बार लापरवाही में गलत हो जाता है। और भारत के उत्तरतम बिंदु को इंदिरा कोल कहते हैं और दक्षिणतम को पॉइंट कहते हैं। एक समय था कि भारत में इंदिरा जी के अलावा कोई था ही नहीं, उत्तर भी इंदिरा, दक्षिण भी इंदिरा है। इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। तो ये सही हो गए आपके सारे। चलिए वाक्य प्रयोग जरा बता दीजिए, तब अगला आपको लेके जाए। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई? तो सीमा वाक्य प्रयोग ना बताना। अभिषेक, वेरी गुड। आपका नाम?
अच्छा आदर्श, आप बताइए वाक्य प्रयोग क्या किया। एक तो आप छुपे छुपे वहां बैठे हो, हाँ नजरे सानी होना चाहिए। वाक्य प्रयोग नहीं किया। वाक्य प्रयोग करने में क्या दिक्कत आ रही है? अर्थ नहीं पता। अर्थ, अर्थ क्या है? अर्थ क्या है तुष्मा? प्रतिष्ठा चले जाना। तब तक आप वाक्य प्रयोग करिए। मनोज, ठीक है, वहां भय नहीं रहना, हाँ ये ज्यादा सटीक होगा। प्रतिष्ठा चले जाने के बाद भय नहीं रहना। अब आप बताइए। हम्म हम्म हम्म, ठीक है, बढ़िया है ना। अब क्या बचा हमारे पास? जैसे एक समय ऐसा आता है कि हमको लगता है अब क्या यार, अब जो होगा, अब तो हमको कोई डर नहीं लगता। जिसको जो कहना है वो कहे, है ना शहनवाज? आप भी कहिए। अच्छा, अलीगढ़ से और वहां मुरादाबाद की दूरी कितनी है? हाँ ठीक है, तब असर पड़ सकता है। हाँ 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 अत्याचार के कारण लोगों की प्रतिष्ठा पर भंग होगी। तो ये जानने पर 1857 का रूप धारण हुआ, जिससे सही कहा गया है कि उत्तर की लोई को क्या करें। इसको सॉर्ट करिए। इसको देखिए, एक काम करना है आप लोगों को, जो उदाहरण लेना है वो तो स्तरीय लेना है, लेकिन आपको ये काम करना है कि इसको शॉर्ट में लिखना है, बहुत लंबा नहीं लिखना है। क्योंकि लंबा बहुत लिखने से क्या होता है, कई बार मतलब वो उतना बढ़िया स्टैंडर्ड नहीं बन पाता है। हाँ, सबसे बढ़िया वाक्य प्रयोग करेंगे विशाल। विशाल बताइए, माइक ऑन करिए, जरा बता दीजिए फट से। विशाल लिखते भी बहुत बढ़िया है कविताएं। विशाल ने मेरे ऊपर एक कविता लिखी थी। जी सर। हमने तो जो वाक्य प्रयोग लिखा है वो सही से लिख नहीं पाए हैं। ये बहुत बढ़िया लिखा आपने। लिखा है कि नेताजी चुनाव में हार गए तो अपना असली रंग दिखाने लगे और जनता को अपशब्द कहने लगे। सच ही कहा गया है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, चलेगा। आप बताइए, आपका नाम पीछे तो कृष्ण लगा है, आगे पंकज। तो पंकज जी कृष्ण, आप बताएं। ठीक है, नेताओं का कभी भी नाम नहीं लिखना है। जैसे लालू जी का नाम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, मोदी जी का नाम भी नहीं लिखेंगे, नेता का चल जाएगा, है ना। गिरीश जी मोहर लगा दीजिए इस पे। अगले बता दीजिए, कोयले की दलाली में हाथ काले। बुरी संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसका वाक्य प्रयोग किया आदर्श, वाक्य प्रयोग किया आपने। आपने अनुज बताइए क्या किया है। ये बहुत अच्छा नहीं है। आप कौन होते हैं पुष्ट करने वाले कि अमेरिका का हाथ काला हो गया है? नहीं, कैसे नहीं, भारत ने पुष्टि थोड़ी ना की है। संगत का असर पड़ता है, जहां पड़ जाए वो चीज दिखाइए। आप बताइए जरा, रुकिए, परेशान मत हो। ठीक है, क्योंकि इसको सर्वमान्य है। इन्होंने वाक्य प्रयोग किया कि जो कर्ण थे, महादानी कर्ण थे, बहुत महान व्यक्तित्व था उनका, लेकिन जब वो दुर्योधन जैसे दुष्ट आत्मा है, बतियाओ ना, दुष्ट आत्मा के साथ गए तो उनके ऊपर दाग लग गया। चलिए जूही सिंह, आप एक वाक्य प्रयोग करिए इसका। जूही बताएं। शैलेश द्विवेदी, शांतनु। जी सर। हाँ बताइए। सर इसका अर्थ हो गया बुरे के संगत में कलंक लगता है। हाँ। और
वाक्य प्रयोग किया है सर। हाल ही में पाकिस्तान तथा सऊदी अरब ने सामरिक पारस्परिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाँ, सऊदी अरब को यह ध्यान देना होगा कि कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं। ठीक है, नसीहत दे रहे हो तो ठीक है। आपने जो अनुज किया था, आपने पुष्टि कर दी कि अमेरिका का हो ही गया। बात तो सही है कि होगा ऐसा, लेकिन ऐसे पुष्टि करना ठीक नहीं है। बात समझ में आ रही है? हाँ, संभावना कर देते, या जैसे इन्होंने कहा कि सनद रहे या ध्यान देना चाहिए तो चलेगा। ठीक है ना। तीसरे का अर्थ बताइए मनोज, वाक्य प्रयोग करिए, आगे बढ़ते हैं। पैर तले से जमीन खिसकना। जब जब नॉर्थ कोरिया मिसाइल परीक्षण करता है तो जापान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आगे वह ठीक है, खिसक जाती है। हा? ये नहीं, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कई बार ऐसा हुआ है। नॉर्थ कोरिया वाला तो बाल कटवाता है तो हमारी हालत खराब हो जाती है। ऐसा अमेरिका को डरा देता है, बस वो इतना करता है, हाँ इधर करके इस बार परीक्षण करो। मिसाइल इधर कर देता है तो अमेरिका परेशान, इधर कर देता है तो जापान के ऊपर से निकाल देता है। हमारे सर से तो चमगादड़ निकल जाता है, हमारी हालत खराब हो जाती है कि नहीं है? चलिए जरा 5 क्वेश्चन ये भी कर लीजिए। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? डी ऑप्शन, अघ लघ, है ना। बाकी सब सही है। अधम, उत्तम, अपेक्षा, उपेक्षा, अंगीकार, अस्वीकार। अनंगीकार होता है उसका, अस्वीकार। मीनिंग लेंगे तो अपेक्षाकृत कौन सा होगा? हाँ तो ठीक है, भाव में चल जाएगा ना। एब्सोल्यूट गलत कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन, तमर का विलोम क्या होगा? अगर भाव लेंगे तो ये भी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा वन का विलोम नहीं है? आप लोग भी बताते रहे। कौन सा वन का विलोम नहीं है? रेगिस्तान है, रेतीला भी है, मरु भी है, हरियाली। अब ये क्वेश्चन क्यों हमने रखे हैं यहाँ, ये पता है आपको? ये बहुत घटिया टाइप की उटपटांग क्वेश्चन है जो आपके स्तरीय परीक्षा पुस्तकों में नहीं मिलेंगे। ये चैट जीपीटी के क्वेश्चन है। हालांकि हमने टेस्ट सीरीज में भी दिए थे, कुछ दिन हमने प्रयोग किया था। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो चैट जीपीटी से जब पेपर हेल्प ली जाएगी तो ऐसी समस्या होगी। गलत नहीं है, इनको आप गलत नहीं कह सकते हो। नए जमाने के घटिया प्रश्न है ये। ठीक है। अगला, वन का विलोम नहीं है, सॉरी, विरत का विलोम सही विलोम है। अनुरत और रत दोनों हो जाएगा, अनुरत और रत दोनों हो जाएगा इस लिहाज से। और निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? खींचना रीझना सही है। गोचर, गोचर गोचिल, और ये गमन आगमन, और ग्रस्त और मुक्त, जैसे रोगग्रस्त और रोग मुक्त तो सही है। तो बी वाला गोचर का अगोचर होता है, आ लगा देते हैं। हाँ, विशेषण और विशेष्य है। गोचर क्या है इसमें? और गोचित, ठीक है। चलिए अब जरा इस निबंध पे, ऐसे हमने आपको ये सोचने के लिए दिया था कि साहित्य एवं संस्कृति पे आपको एक स्ट्रक्चर बना देना है। कल हमने दिया था। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताइए कितने लोगों ने उस पर सोचा था? 2 ईमानदार। जो नहीं उठाया वो भी ईमानदार है, क्योंकि वो भी ईमानदारी के साथ बता रहे हैं कि हमने नहीं सोचा था। चलिए, सीमा जरा इस पे स्ट्रक्चर फटाफट बोलिए। टाइम है 1.5 मिनट। 90 सेकंड में आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। 90 सेकंड में आपको स्ट्रक्चर बना के ऐसे बोलना है। बोलिए फट से, क्या इसमें लिखेंगे आप? साहित्य एवं संस्कृति।
किसने किसने लिखा है, बनाया था, वो बाद में, अभी उनसे बाद में पूछेंगे, उनका तो तैयार है। बताइए। सर इसमें पहले प्रस्तावना लिखेंगे। हाँ ये बहुत सही बात। हाँ, प्रस्तावना के बाद फिर बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे और फिर उपसंहार। प्रस्तावना में लिखेंगे क्या ये बताइए। साहित्य और समाज का संबंध लिखेंगे। हाँ ये भी बहुत सही बात है, क्योंकि टॉपिक ही वही है। हाँ, एआई पे थोड़ी ना लिखेंगे इसमें। हाँ साहित्य चलिए बॉडी पैराग्राफ में पॉइंट्स बताइए, कम से कम 7-8 पॉइंट या 5 पॉइंट बता दीजिए जो इसमें अवश्य होने चाहिए। इसमें साहित्य का समाज पर प्रभाव, फिर उसके बाद वो आएगा सामाजिक चेतना जागृत करना भी लिख सकते हैं सर। कैसे जागृत करता है साहित्य? कैसे जागृत करता है, जागृत करके दिखाइए। अपने लेखन वगैरह से लिखते हैं, उनके माध्यम से। लेखन वगैरह क्या होता है? वगैरह शब्द बड़ा खतरनाक होता है ना। चलिए विशाल सिंह। जी सर। बताइए, स्ट्रक्चर बताइए, प्रारंभ कैसे करेंगे। शांतनु आप तैयार रहिए, आपको इसका बॉडी पैराग्राफ बताना है, और मनोज आप तैयार रहिए, आपको उपसंहार बताना है। चलिए प्रस्तावना बताइए। प्रस्तावना किसी को भी कोटेशन कर सकते हैं, जैसे हितैषितं भावम् इति साहित्यम्, जिसमें हित का भाव हो वही साहित्य है। और फिर साहित्य और समाज का हम संबंध दिखा सकते हैं। और साहित्य समाज का दर्पण है, ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, उसको भी हम बता सकते हैं। और साहित्य और समाज में क्या संबंध है, जैसे मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह पशु प्रवृत्ति से उठकर बुद्धि श्रेष्ठता के आधार पर समाज का निर्माण कर सकता है। वेरी गुड। की लाइन यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है कि जो मनुष्यता के लिए। हाँ ठीक है। और साहित्य का उद्देश्य समाज में साहित्य की उपयोगिता, ये सब दिखा सकता है। बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ कीरत बनित भूति भली सोई, सूर्य सम सब कर हित, वही साहित्य है जो सबका हित कर सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगली बारी किसकी थी? शांतनु। बॉडी पैराग्राफ के आप केवल पॉइंट्स बता दीजिए। सर इसमें समाज पर साहित्य का क्या प्रभाव पड़ता है, हाँ वैसे ही स्टार्ट करते जाएंगे। और प्रभाव में सर ये देखेंगे कि समाज जो साहित्य का एक एक टॉपिक उठा लेंगे, जैसे कि जैसे सत्यमेव जयते स्टार्टिंग से अगर करेंगे तो सत्यमेव जयते हो गया, या आनो भद्रा। नहीं, ये तो आप कंटेंट बता रहे हो। आप केवल आउटलाइन दीजिए कि क्या आउटलाइन के अंतर्गत ये कंटेंट आप लिखेंगे, आउटलाइन दीजिए। उसमें सर जैसे महिला विमर्श हो गया, एक एक टॉपिक लेते जाएंगे। महिला विमर्श हो गया, दलित विमर्श हो गया, और सामाजिक चेतना हो गई, और नीतियां हो गई कि किन किन नीतियों पर साहित्य का प्रभाव पड़ा है, ऐसे ले जाकर। जैसे अभी अदम गोंडवी का कि आओ लेकर चलो चमारों की गली में, इस तरह वाले ठीक है, करते हुए मतलब वो आगे पूरा उसका मेन बॉडी बना देंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कोई नहीं बता रहा है, वो गिरीश बताएंगे। हाँ, महिलाओं पे तो मैं विश्वास कर सकता हूँ क्योंकि वो वर्ल्ड कप अभी लेके आए हैं। हाँ तो किया था मैंने यकीन, इतना महंगा माइक मैंने फेंक दिया था। ठीक है ना। तो जरा सा बताइए गिरीश जी, इसका स्ट्रक्चर देखो, ये काम करके आए हैं। स्ट्रक्चर सर प्रस्तावना में साहित्य और समाज का संक्षिप्त परिचय दोनों का देंगे। नहीं, आप बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर बताइए। अच्छा सर, पहले तो बॉडी पैराग्राफ में साहित्य है क्या, हाँ उसकी व्याख्या करेंगे। हाँ, साहित्य के रूप क्या क्या हैं, हाँ, कथा, नाटक, हाँ, एकांकी, इस बारे में बताएंगे। साहित्य का उद्देश्य क्या है, लोक कल्याण क्यों होना, उद्गम कैसे होता है, और फिर अगला पैरा साहित्य समाज के दर्पण के रूप में कैसे सामाजिक स्थितियों का प्रदर्शन करता है वास्तविक रूप से, और फिर पथ प्रदर्शक के रूप में कैसे टॉर्च बीयरर के रूप में काम करता है। विभिन्न कालखंडों में साहित्य का क्या योगदान रहा, जैसे महात्मा गांधी जी का और तुलसीदास कबीरदास जी का उदाहरण
हाँ ठीक है। फिर अगले पैरा में दर्पण के स्थान पर प्रतिबिंब का रूप देखकर आलोचनात्मक थोड़ा वो करें कि दर्पण नहीं बल्कि प्रतिबिंब का रूप। प्रतिबिंब है, दर्पण से ज्यादा है प्रतिबिंब है। देखिए अब आप लोग ध्यान दीजिए, बस यही बात मैं निकलवाना चाहता था किसी से। साहित्य से समाज प्रभावित होता है और समाज से साहित्य प्रभावित होता है। ये अगर साहित्य और समाज पर आप निबंध लिख रहे हैं, अंतर संबंध दिखा रहे हैं, और अगर ये डायमेंशन आपने नहीं लिखा तो आपका निबंध अधूरा रह जाएगा। साहित्य समाज पर प्रभाव डालता है, लेकिन साहित्य आया कहां से? ये जो आप बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें देखते हो या आप कोई सीरीज देखते हो, ये कहां से? एक्चुअली हम अपने आसपास की ही कहानी लिखते हैं, अपने आसपास की कहानी ही हम बताते हैं, है ना। पहले फिल्म नहीं बनी, पहले साहित्य बना, और साहित्य कहाँ का? हमारे आसपास का। वो अलग बात है कि फिर उसका रूप परिवर्तित हुआ, मॉडिफाई हुआ, फिर वो दूसरे रूप में चलने लगा। समाज में आप स्कॉर्पियो उड़ते हुए नहीं देखते हो, लेकिन साउथ इंडियन फिल्म में आप देख लेते हो, वो अलग बात है। एनिमेशन आ गया तो और बहुत सारी चीजें, है ना, वो तो एक अलग चीज है। आप मतलब अभी कोई कह सकता था कि ऐसा नहीं सर हमने नहीं देखा, लेकिन वो वाला जो प्रचार वो करता है, कौन सा मसाला का, वो जो डायरेक्टर मसाला है, डायरेक्टर मसाला का प्रचार कौन करता है? एमडीए नहीं, डायरेक्टर एक मसाला है ना, डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर हाँ एक मसाला है। अरे वो वाला जो उसका बताओ ना, जो वो खूब वैसी फिल्में बनाता है, अक्षय कुमार का नाम मुझे याद है, जो डायरेक्टर है अक्षय कुमार की कई फिल्म बनाई। रोहित, हाँ तो वो कौन डायरेक्टर एक मसाला का प्रचार करता नहीं? तो स्कॉर्पियो पलटना रोहित, तो वो तो बात की बात है, लेकिन ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो यहाँ भी स्टंट मारते हैं। जो भी आप लिखोगे तो दोनों तरफ से दो तरफा प्रभाव लिखोगे, एक तरफा नहीं होता है। समाज साहित्य को प्रभावित, दो एंगल इसके होंगे इस निबंध के, कि समाज जो है वो साहित्य को प्रभावित करता है और जो साहित्य है वो समाज को प्रभावित करता है। अब इसके अंतर्गत आप सब हेडिंग बनाओगे कि साहित्य समाज को किस तरीके से प्रभावित करता है। तब आप लिखोगे कि कबीर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से ऐसे किया, तुलसी ने ऐसे किया, प्रेमचंद ने ऐसे किया, रीतकाल का साहित्य ये था। एक दिन हमने रीतकाल का एक उदाहरण बताया था आपको, जो उन्होंने बिहारी ने लिखा था। वो उदाहरण किसी को याद है? जिसमें था आगो कौन, नहीं मानसून वाला नहीं, बिहारी उसको नहीं लिखे थे, है ना, आगे कौन हवाल करता, और आगे कौन हवाल, कितने लोगों को याद है? यानी आपको याद भी करते चलना है। अली कली हिस्सो बंधो नहीं, वो तो लास्ट में है, आधा आधा दो लाइन खा गए, ठीक है ना। अली कली हिस्सो बंधो, और अभी ना कहते ताकि मुई खाल, वो कबीर ने कहा था, ठीक है ना। अब कबीर कैसे प्रभावित करते हैं? कबीर की दूरदर्शिता को आप दिखाइए। याद आ गया, जो काम पेटा आज कर रहा है वो कबीर तब कर रहे थे। पेटा वाले दिन भर प्रचार करते हैं कि नहीं करना है, शाम को देते हैं कर्र से हड्डी काटते हैं, ओ जानवरों में भी जान होती है। आखिर जानवर भी जिंदा होते हैं एक समय, दिन भर वो शाम को पार्टी वो उसी की करते हैं। तो ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। अब दिखावा में तो बहुत सारी है। तो कबीर उस समय उसको देख रहे थे। गांधी जी ने रामराज की संकल्पना कब की और तुलसीदास जी ने कब की, है ना, कब की? मध्यकाल में की। तो भक्तकालीन साहित्य, रीतकालीन साहित्य, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद का साहित्य, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, जो भी आप देखोगे तो एक एक चीज आप लिखोगे। अब जरा कौन बता सकता है, कोई बताए, चाहे ऑनलाइन आप लोग माइक ऑन कर लीजिएगा जिसको बताना होगा, और या यहां समाज साहित्य को कैसे प्रभावित करता है? समाज में जो घटनाएं होंगी वही बताइए, पॉइंट्स, कहानी नहीं। हाँ, सबसे बड़ी बात इन्होंने एक बहुत बढ़िया कह दी कि साहित्यकार का जन्म ही समाज में होता है। बहुत सरल होता है निबंध लिखना, और बहुत सरल लिख के ही नंबर मिल जाते हैं। समाज के जो गुण अवगुण रहेंगे वो साहित्यकार में भी रहेंगे, जो यस उसमें होंगे, फिर वो देखेगा, फिर समाज की चीजों को देखेगा, उनसे प्रभावित होगा,
इसमें निबंध कल मैं चेक करूंगा, पॉइंट्स नोट करते रहिएगा, है ना। हाँ भक्ति काल का युग था, तो उस समय की जो घटनाएं थी उस समय कबीर जन्म लिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र अभी जन्म युग में, क्योंकि उस समय तक चीजें आगे बढ़ जाती हैं, नया समाज क्रिएट हो जाता है। बहुत सही बात आप कह रहे हैं कि समय और परिस्थितियों के साथ साथ साहित्य का रुख बदलता रहता है, और अगर समय और परिस्थितियों के साथ साहित्य का रुख बदल रहा है यानी कि साहित्य समाज से प्रभावित हो रहा है, इति सिद्धम। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर परिवर्तन ना होता, साहित्य वहीं पे टिका रहता, तो यानी कि समाज का असर साहित्य पे नहीं पड़ रहा है। लेकिन आज पुष्पक विमान नहीं लिखा जाएगा, आज हम हरक्यूलिस और दुनिया भर की बात करेंगे। आज हम जो विमान की बात करेंगे तो उसमें अलग नजरिए से उसको हम देखेंगे। और एक समय था तो वो कल्पना थी या वो असलियत थी, वो हमको नहीं पता, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने उसको लिखा है कि नहीं। आज अगर महाभारत युद्ध होता तो इतना लंबा नहीं चलता, दो परिवारों का युद्ध चलता, दो परिवारों का युद्ध इतना लंबा आज नहीं चलता। लेकिन उस समय का साहित्य, महाभारत का युद्ध कितने 18 महापर्व है और उसमें वर्णन पूरा हुआ है, बताया गया कि नहीं। तो यानी कि समाज से ऐसे सिद्ध कर दीजिए कि परिवर्तन दिख रहा है, यानी कि समाज से साहित्य भी वाइस वर्सा संबंध है, इधर से इधर, इधर से इधर, दोनों तरफ फ्लो होता है ना। और कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं? नए नए आयाम आते हैं, साहित्य में शामिल होते हैं। पहले स्त्री विमर्श की बात नहीं होती थी, पहले दलित विमर्श की बात नहीं होती थी, लेकिन आज हो रही है। यानी कि अब साहित्य समाज से प्रभावित हुआ है, समाज की आवश्यकता है तो वो हो रही है। बात आप समझ रहे हो? और क्या हो सकता है? समाज कैसे साहित्य को प्रभावित करता है, बताइए, आप बताइए श्वेता। साहित्य समाज के आवाजों, संघर्षों और आकांक्षाओं का प्रतीक होता है। नहीं, ये तो हो गया, और कुछ बताइए, ठोस बताइए। इतनी देर से आवाज ही तो लगा रहा था। दलित ने आवाज लगाई तो साहित्य ने लिख दिया, महिलाओं ने आवाज लगाई तो साहित्य ने लिख दिया, है ना। लोकतंत्र ने आवाज लगाई तो साहित्य ने लिख दिया। सर इसमें ये भी बात कर सकते हैं कि समाज में जो भी वर्तमान में या आगे आने वाले समय में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को समाज का ही कोई व्यक्ति देख करके, वो चाहे अखबार के रूप में हो या किसी की पुस्तक के रूप में हो, आगे किसी चीज को प्रसारित करते। ये बात तो हम कर चुके हैं ना, यही तो बात कर रहे थे। वो तो आप बता रहे हो कि साहित्य समाज का पथ प्रदर्शन करता है। जैसे इतिहास, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? इतिहास पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? पुरानी गलतियों से हम सीख लेते हैं, केवल इसीलिए नहीं पढ़ते। लेकिन अगर यहाँ पे हम इस कंटेक्स्ट में बात करें तो जो गलतियां लोगों ने की हैं वो हम ना करें, और जो उन्होंने अच्छा किया है उससे भी हम सीख लें। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे समाज साहित्य, ऐसा कुछ बताओ ठोस जो समाज साहित्य पर प्रभाव डालता है। दो ही एंगल इसके होंगे, बाकी कोई डायमेंशन इसका नहीं होगा। इसी पे सारे पॉइंट लिखे जाएंगे। ये पूरा टॉपिक जो है, जैसे रीति काल में हाँ 500 ग्रंथों की रचना हुई, क्योंकि उस समय विदेशी आक्रमण हो रहे थे। हाँ, और विदेशी आक्रमणों से निपटने के लिए हाँ, एक सैन्य शक्तियों की आवश्यकता थी। तो इसलिए हाँ, तत्कालीन कवियों ने राजाओं का मनोबल बढ़ाया। वेरी गुड, वही मैं बता रहा था। है कि उसके बाद जब हमारे देश पर बाह्य आक्रांताओं का शासन हो गया, हाँ, उस बीच जो निराशा पनपी हमारे समाज में, हाँ, उससे निकालने के लिए भक्ति आंदोलन और भक्ति साहित्य की रचना। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। पहले सर जब जाएंगे तो जैसे उत्तर वैदिक काल को हम लेंगे तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का प्रचलन इतना अधिक बढ़ गया, हाँ, उनसे समाज को जैसे क्या हुआ कि बड़े बड़े राजा विशाल यज्ञ करने लगे कि यज्ञ को ही ये माना गया कि मोक्ष का साधन है। हाँ, तत्कालीन समय में से उबारने के लिए बौद्ध एवं जैन जैसी जो है विचारधाराएं पनपी। तो बुद्ध और जैन का सफल होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? किसके सर? बुद्ध और जैन के सफल होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? और जैन में भी, बुद्ध और जैन में देखा जाए तो बुद्ध ज्यादा सफल हुए, जैन अपेक्षाकृत कम सफल हुए। तो उसका कारण क्या था? मध्यम मार्ग।
जी, बुद्ध मध्यम मार्ग था, जैन धर्म हाँ। के जो रिचुअल्स थे वो बहुत कठोर थे। बहुत कठोर थे। ये बात हमको कहाँ से पता चलती है? उनके ये साहित्य से। साहित्य से पता चलती है सर। यस, बस यहीं तक लाना था आपको, है ना? ये साहित्य से पता चलती है। क्या था पुराने समय में वो हमको ऐसे नहीं पता चल पाता, लेकिन साहित्य से पता चलता है। और साहित्य लिखा गया था यानी वैसा था, हम ऐसा मानते हैं, है ना? भाई गाय को पुत्री को दुहिता कहा गया, ये हमको कैसे पता चला? साहित्य के वेदों से पता चला ना। तो इस तरीके से आप पॉइंट देखिए इसको लिखेंगे, क्योंकि ये आप ये समझ लीजिए कि अब वो इस स्थिति में आपको हमको लेके आना है कि आप किसी भी टॉपिक पर विचार विमर्श कर सकें। अब जरा एक विचार और हम करते हैं, साहित्य और समाज पर कितने डायमेंशंस पूछे जा सकते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से निबंध साहित्य और समाज पर मतलब पूछे जा सकते हैं। आप लोग लिस्टिंग करा सकते हैं इसकी, जरा बताइए। 2-3 बातें तो अभी गिरीश ने बोली थी, वही हम लिख देंगे तो हमारा टॉपिक बन जाएगा। क्या? एक दूसरा प्रभाव हो जाएगा एक दूसरे पर। नहीं, और अच्छा स्तरीय बनाइए। अंतर संबंध तो होता ही है, और बताइए। साहित्य समाज का दर्पण, एक ये बनाइए, पूछा जा चुका है। दूसरा, साहित्य समाज का प्रतिबिंब बनाइए, और एक इसको मिला दीजिए, नहीं प्रतिबिंब है। फिर कहा गया कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब है ना कि दर्पण, समाज का प्रतिबिंब है ना कि दर्पण। इन तीनों निबंध का सबसे विशेष बात है कि जितना डिस्कशन हम लोगों ने किया है, ये तीनों निबंध इसमें लिख जाएंगे। अब क्या पूछा जा सकता है, और आगे क्या पूछा जा सकता है? और डायमेंशन। यस, अब देखो ये जो आया, ये तीन डायमेंशन ये हो गए। पहला, दूसरा और तीसरा। फिर चौथा है, ये इतने छोटे बच्चे कब से हमारे इसमें क्लास में आ गए, है ना? साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक। ये 3 डायमेंशन के अलावा एक ये पूछा जाएगा, तो ये भी क्या है? यही तो है, इसमें कोई बहुत अंतर है? पथ प्रदर्शन कैसे करेगा? समकालीन साहित्य और समाज। हाँ, वेरी गुड। समकालीन साहित्य एवं समाज, एक तरीके के ये टॉपिक। और कोई बचा? सर, दर्पण और प्रतिबिंब में क्या अंतर समझा दीजिए। दर्पण और प्रतिबिंब में क्या अंतर है? माइक दे दीजिए गिरीश को, यही बताए थे, यही बता दो। दर्पण और प्रतिबिंब में अंतर है। हाँ, छाया है, वो समय के हिसाब से बदल जाती है। ऑन नहीं है, उसको प्रेस कर दिया। ऑन है, लाइट जल रही है, देर तक प्रेस करिए उसको, एक बटन दिया, ऑन हो गया। अब बोलिए। हाँ, इन्होंने कहा, फिर से बोलिए। दर्पण जो है सर, वस्तु की यथास्थिति को दर्शा देता है। दर्पण, आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो आपकी असलियत वो उजागर कर देगा, ब्यूटी पार्लर जाने से पहले। सुन रहे हो जूही? सीमा? जी। हाँ, ठीक है, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। और अगर प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब परछाई समय के साथ बदलता, समय के हिसाब से। सुबह बड़ी सी वहां तक, पहले हम लोग जब पैदल चलते थे, स्कूल जाते थे, तो उधर परछाई ऐसे रहती थी, तो उसको हम लोग पैर रख के कोशिश करते थे ना। सारे आयामों को दिखा देती है। सारे आयामों को दिखा देती है प्रतिबिंब। हाँ, और दोपहर में बिल्कुल पैर के नीचे। और भाई क्या हाल चाल है? तो हम शासन चल रहा है नीचे, बिल्कुल नीचे पास में ही रहेगी, 12 बजे के आसपास देखो। और शाम को फिर पीछे लंबी हो जाएगी इधर को।
सुबह इधर को रहेगी अगर सूरज की तरफ जा रहे हैं, इधर फिर उल्टा हो जाएगी। तो वो समय के हिसाब से प्रतिबिंब बदलता रहता है। प्रतिबिंब विभिन्न आयामों को दिखाएगा, समय के हिसाब से जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उनको दिखाएगा। लेकिन जो ये है दर्पण है, वो आप जैसे हैं वैसे ही आपको दिखाएगा। हालांकि ये भी बात सही नहीं, उल्टा दिखाता है। हाँ सर, उल्टा दिखाता है। उल्टा दिखाता है ना, ये भी एक पॉइंट बन रहा है कि उल्टा दिखाता है, जबकि हाँ, जबकि कहा क्या जाता है, वीडियो का ऑन क्यों नीरज, बंद करो, तुम कुछ ना कुछ नए करते रहते हो, ठीक है ना। तो तो वो एक ये भी बिंदु बन सकता है। अभी मैं सोच रहा था कि शीशे में मेरा बायां कान दाएं, दायां कान बाएं दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है? अरे मेरे नहीं, सबका दिखता है, दिखता है ना। तो ये भी एक विषय बन सकता है। एक तो ये हो गया। अभी साहित्य पे और भी पूछा जाता है, ठीक है, वहां पे भी सोचना है हमको, इस पे भी प्रयास करना है। तुलसी का साहित्य, क्या पूछा जाएगा? तुलसी का साहित्य। तुलसी का रामराज, कबीर की प्रासंगिकता, कबीर की प्रासंगिकता। एक शांतनु, आपने मुझे टॉपिक बताया था कल या परसों, जो कुछ बात हो रही थी तुलसी के बारे में। क्या बात हो रही थी शांतनु, आपने बताया? ऊपर बताया था। हाँ, क्या बताया था? सर एक मिनट बता दो। भूल गए? लोक मंगल के गाना। हाँ, नहीं सर, लोक मंगल नहीं था, वो तो तुलसी के रामचरितमानस का समाज दर्शन। तुलसी के रामचरितमानस का समाज दर्शन, मानस का समाज दर्शन। हाँ सर, एक और आया है कि साहित्य समाज की पुनर्दृष्टि है या निर्माता है, ऐसे करके भी। तो वो तो हो ही चुका, उसी पे तो अभी हमने पूरा। साहित्य क्या है? समाज की पुनर्दृष्टि। हाँ, तो ठीक तो है, ये तो बात कर ही चुके हैं, तो केवल शब्द का भेद है, बाकी सब वही है। हाँ, क्या बता रहे थे आप? साहित्य का तकनीकी या विज्ञान से जोड़ करके एक निबंध आता है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? साहित्य और समाज। तो उसमें कहाँ आ गया? आज तो नहीं आएगा ना, ये वो अलग चीज है। समकालीन में दिखा सकते हैं सर तकनीक को भी, वो आप दिखाइए, लेकिन डायरेक्ट नहीं आप दिखाएंगे ना। तकनीक तो पहले तो हमने तो अभी पुष्पक विमान बताया था ना, तो वो भी तो तकनीक ही है, लेकिन वो कोई ऐसा डायरेक्ट आज के टॉपिक में ऐसा नहीं बनेगा। इन सब विषयों पर भी थोड़ी थोड़ी चर्चा हमको करनी है। ये अभी हम लोगों का अछूता पड़ा हुआ है, ये वाला तुलसी का रामराज। आज भी हम तुलसी का रामराज क्या था? बंद करो इसको शैलेश, आप माइक बंद करो, अगर कुछ बोलना नहीं है माइक बंद करिए। तुलसी का रामराज सर एक आदर्श को दिखाता है कि समाज को कैसे रहना चाहिए। और कुछ बताइए आप लोग। हर्षित भय गए सब शोका, मतलब क्या है? जय 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 सुरसन मुनि जन सुखकारी, सुमिरो पवन सुत बलकारी, ऐसे कुछ भी तो ये कहा गया है। मतलब क्या है? मतलब बताइए, एक लाइन से नहीं लिख जाएगा ना। क्या मतलब है? कैसे लिखेंगे? ये पहला टॉपिक उठाइए, इस पे स्ट्रक्चर बनाइए। बहुत मस्ती काटे हो बेटा आज तक तुम लोग। तुलसी का रामराज, तुलसी का रामराज, स्ट्रक्चर बताइए। यही पूछ लिया गया, ये टॉपिक है। हा? ये कहां लिखा है कि चौपाई से ही स्टार्ट करेंगे? मन करे कर दो, बाबा ने कहा है, तुलसीदास जी ने, तो उसको कोई काट तो सकता नहीं है। स्ट्रक्चर बनाओ, हमारा मुंह देखो ना, हम तुलसी हैं ना हम रामराज ला सकते हैं, और ना हम योगी हैं। स्ट्रक्चर बनाओ फट से, बहुत तेजी से, 2-2.5 मिनट में स्ट्रक्चर बनाओ। जो समझ में आए लिखो, जो कुछ समझ में आए।
सारे लोग ऑनलाइन भी तुरंत किसी का भी नाम लेके मैं पूछ सकता हूं। जिसका सबसे अच्छा स्ट्रक्चर होगा उसको आज बहुत उच्च स्तरीय पुरस्कार की व्यवस्था उसके लिए की गई है। टाइम खत्म हो, आधा टाइम हो गया, मैं बढ़ा देता हूँ। नहीं नहीं लिखो, कुछ भी लिखो, नहीं कुछ भी लिखो। तुलसीदास ये थे, वो थे, तुलसी की पत्नी का नाम हुलसी था, कुछ भी समझ में आए। तुलसी की माता जी का नाम था हुलसी, ठीक है, वो हमारे बगल की थी, हमारे मतलब गांव की, वहाँ हुलसी घाट है। फकरपुर की थी, हमारे फकरपुर की नहीं थी, हमारे गांव की थी, बिल्कुल हमारे गांव बगल। बाइक बंद कर दो साइड। हाँ, जो आज सबसे अच्छा स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसको जब हम गांव घुमाने ले चलेंगे तो घाट दिखाएंगे। पक्का घाट बना हुआ है वहां, अब तो कोई नहीं बनाएगा, कहेगा उसको देख के क्या करेंगे। कुछ तो लिखना चाहिए ना, नहीं तो ये तो करना पड़ेगा। अगर ये काम नहीं होगा तो फिर वहां तो मैं पेपर देते समय तो मैं रहूंगा नहीं, मेंस देना है आपको, तो कैसे होगा। प्रेशर महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये तो बहुत बुरी बात है। टाइम पूरा हो रहा है। केवल स्ट्रक्चर मैंने आपसे मांगा है, उसमें कुछ डिटेल मत लिखिए, फट से बन जाएगा। बन गया? बताइए क्या बनाया। माइक माइक इनको दे दीजिए ऑन करके। प्रस्तावना में सर राम राज्य की जो संकल्पना है, हाँ, उसको स्पष्ट करेंगे कि है क्या एक्चुअल। वेरी गुड। और तुलसीदास ने रामचरितमानस में उसको कैसे समझाया है कि राम राज्य है क्या, वो संक्षिप्त विवरण देंगे। ठीक है। मुख्य भाग में लिखेंगे कि रामचरितमानस में नैतिक आदर्श और सामाजिक, पारिवारिक और राजनीतिक आदर्श जो स्थापित किए गए हैं राम के चरित्र के माध्यम से, उनको स्पष्ट करेंगे एक एक भाग करके। ठीक है। फिर समकालीन स्थिति में जैसे मध्यकाल में लड़ाइयाँ हो रही थी, उसके लिए सत्ता के लिए भाई भाई को मार दे रहा था, तो उस दौर में उसकी प्रासंगिकता कैसी थी, ठीक है, वो बताएंगे। हाँ। और उस समय पे उस कैसे समाज को उसने प्रेरित किया कि ऐसी लड़ाइयाँ हमको नहीं करनी है, भगवान राम कैसे त्याग देते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ठीक है जी, थोड़ा सा मतलब ठीक है, और आगे है नहीं वो समझ रहे हैं, हाँ बता दीजिए। सामाजिक संदेश जैसे
सबको कैसे हर वर्ग के लिए राम के चरित्र के माध्यम से हर वर्ग के लिए सामाजिक संदेश दिया वो। और लोगों से अभी मैं पूछ रहा हूँ। हाँ चलिए एक इनपुट यहाँ से ले लेता हूँ। शैलेश आप बताइए। हाँ सर सबसे पहले इनका परिचय और इनके साहित्य के विषय में बताएंगे। फिर उसके बाद ये समन्वयकारी के रूप में कैसे, फिर राम राज्य क्या है, फिर विभिन्न प्रकार के या त्रिविध दुखों का न होना राम राज्य में ये कैसे है। त्रिविध दुख कौन कौन से हैं? दैविक भौतिकता पर राम राज्य कहाँ हो गया। उसके बाद फिर सर आदर्शों एवं मूल्यों की भी चर्चा करेंगे कि भाई का क्या एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इनकी चर्चा थोड़ी बहुत करेंगे। और फिर समाज में कैसे प्रभावित हो रहा है उनके आदर्शों से ये थोड़ा सा। और फिर ये है निम्नतर स्तर की व्यक्ति की मनोभावना होगी, किस तरीके से सम्मान मिले या उसे कैसे सुना जाए। फिर लास्ट में ठीक है चलिए अच्छा है, दोनों लोगों का मिला दिया है तो काफी अच्छा है। लेकिन देखिए जब कभी भी निबंध लिखिए तो सोचा कैसे जाता है। सबसे पहले आप ये देखिए, यहां पर एक है रामराज और एक है तुलसी। सबसे पहले दिमाग में ले आइए कि तुलसी कौन? तुलसी कौन? हाँ गोस्वामी तुलसीदास है, ठीक है, उससे भी हमको नहीं मतलब है। एक तो ये कवि है और कवि में भी देखा जाए तो इनको भक्त कवि माना जाता है, ठीक है। लेकिन कवि होने के कारण हम ये नहीं लिख रहे हैं, कवि तो बहुत सारे हुए, ये समाज सुधारक भी और समाज सुधारक है यानी कि ये चिंतक है, यानी कि एक फिलॉसफी भी इनकी है अपनी, है ना। समाज सुधारक है, चिंतक है। दूसरा आप क्या देख सकते हैं कवि में? तीसरी बात कोई और आप देख सकते हैं? तीसरा क्या है? रुचिकर साहित्य लिखो, थोड़ा रुचिकर साहित्य लिखो। नहीं, रुचिकर साहित्य है लेकिन नैतिक, अगर नैतिकता की बात करें तो नैतिक मूल्यों की स्थापना, मूल्यों के स्थापक हैं, ये कह सकते हैं ना। हाँ क्या करा? तीसरा पॉइंट सर दूसरे वाले पॉइंट में सर मिल रहा है। नहीं दूसरा, क्योंकि अगर चिंतक तीसरा दूसरे में कहाँ हो जाएगा? चिंतक हैं तो नैतिक मूल्य जागृत हैं तभी तो चिंतक हैं सर। समाज सुधारक ये मेन है ना, समाज के बारे में चिंता करते हैं। चिंता हटा दो, बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो अब नैतिक मूल्य, अरे जुड़े तो ये सारी चीजें एक ही में है, लेकिन ये नैतिक मूल्यों के संस्थापक, अभी जो आप रामराज बोल रहे हो, रामराज की स्थापना ही इसी आधार पे आप करोगे। अब यहां पर आपको समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज रामराज, ये रामराज क्या होता है, रामराज में क्या होगा। जहां पर न्याय की बात की जाए, जहां पर समानता की बात की जाए, जहां पर बंधुत्व की बात की जाए, जहां पर आदर्शों की बात की जाए, है ना। न्याय, समानता, बंधुत्व, है ना, और क्या, आदर्श, है कि नहीं है? यही बात तो अभी ये कर रहे थे भाई। बंधुत्व की भावना का उदाहरण यहां से अच्छा कैसे मिलेगा? कहीं मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। न्याय की बात यहां से अच्छी कहां मिलेगी? न्याय की बारी आएगी तो सीता जी को भी त्याग देंगे, पुरुषोत्तम कैसे बनेंगे वो? और समानता की बात, समानता और आज्ञा पालन दोनों अलग अलग चीज है, वो अलग है। सबरी के लिए भी एक उदाहरण ले सकते हैं, सबरी का उदाहरण ले सकते हैं, सबरी का उदाहरण ले सकते हैं कि उसके जूठे बेर खा लेते हैं। अब देखो, ये आपने पॉइंट उठा लिया, सोचा कैसे जाता है। इतने दिन मैंने आपको निबंध बताया, आपने सोचने का तरीका बता रहा हूं। जब तुलसीदास जी थे तो अभी बात हो रही थी कि जो साहित्य है वो समाज के हिसाब से चलता है। तुलसीदास का जब समाज आप देखोगे तो तुलसीदास के समाज में जातिवाद है, तुलसीदास के समाज में असमानता है, तुलसीदास के समाज में आपको और क्या क्या देखने को मिलेगा। एक तरफ गरीबी, आर्थिक असमानता आपको मिलेगी, एक तरफ गरीब लोग हैं, सामान्य जनता है, और एक तरफ राजा है।
तो तुलसीदास समाज सुधारक कैसे आप सिद्ध करोगे कि समाज में जब व्याप्त इन कुरीतियों को देखते हैं तब वो रामचरितमानस में उन चीजों को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो उनका आदर्श क्या होगा, उनका रामराज क्या होगा, जहां पर असमानता ना हो, समानता हो, जहां पर न्याय हो, जहां पर बंधुत्व की भावना हो और जहां पर एक आदर्श स्थापित हो। तुलसीदास कब हुए, किस सदी में हुए? 16वीं सदी। 16वीं सदी किसका काल था? अकबर का काल था, है ना। उस समय लोकतंत्र नहीं स्थापित हुआ था। बात समझ में आ रही है? अभी विशाल बता रहे थे, तो उस समय लोकतंत्र तो स्थापित नहीं हुआ था। तो अगर लोकतंत्र स्थापित नहीं है तो अपने समाज से तुलसी किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं? तुलसी लेखक है ना, तो समाज उनको प्रभावित कर रहा है, तब वो लिख रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब ये कंटेंट आपको वहां भी काम आएगा, जो अभी एक दूसरा आयाम हमने वहां पे ओपन किया था। बात समझ में आई? अब इसी आधार पर आपको पूरा निबंध लेके जाना है। अब आप एक एक करके डिफाइन करोगे कि वास्तव में अगर रामराज की अवधारणा है तो आपने जो कहा था कि रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, अर्थ क्या है इसका? मतलब खुशी का प्रसार हुआ, हाँ, और जो शोक है इनके दुख कष्ट वो कम हो गया। अब तुलसीदास जी बेसिकली समाज सुधारक नहीं है। तुलसीदास जी बेसिकली क्या है, रामचरितमानस की जब रचना कर रहे हैं, जहां का उदाहरण हम यहाँ पे लेके जिस आधार पे हम लिख रहे हैं, तो वो है भक्त। लेकिन ईश्वर केंद्रीय भक्ति जो वो दिखा रहे हैं, वो वास्तव में ईश्वर केंद्रीय तो ठीक है, लेकिन लोक कल्याणकारी भावना है। और हमारे डीपीएसपी क्या कहता है? लोक मंगल, लोक कल्याणकारी भावना। गांधी जी क्या कहते हैं? लोक कल्याणकारी भावना। रिलेट कैसे आप करेंगे? पॉइंट लिखे थे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इससे अगर जितना मेल खा रहा है या इससे रिच आपने लिखा है तो वो बहुत अच्छी चीज है। बात समझ में आ रहे हो? इस तरीके से आप समझो इसको, आप उसको संविधान तक लेके आओ, इतिहास से शुरू करो, संविधान तक लेके आओ। और वर्तमान समय में आज का जो, अब देखो सारे लोग इस समय समानता की तरफ कैसे जा रहे हैं? हर व्यक्ति के पास वो हर चीज है जो बड़े लोगों के पास है। पहले टेलीफोन बड़े बड़े लोगों के पास होता था, 4-5 गांव में मिला के हमारे घर पे फोन लगा। अब मैंने सोचा कि हम अपने को बड़ा बता रहे हैं, एक मैं बता रहा हूँ, सॉरी कभी कभी ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। 1998 में जो लैंडलाइन आई तो 05251 नहीं, हमारा कैसरगंज में लगता है, ठीक है ना, गांव में, गांव की बात कर रहे हैं। और वो क्या नंबर था, 255-360 वो लगा। अब वो बटा हुआ था चारों तरफ, 4-5 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं, बम्बई में रह रहे हैं, उनकी कॉल आती थी, 5 बजे फोन किए हम वो बैठे रहे पे, है ना। लेकिन आज क्या ये है समानता? देखो टेक्नोलॉजी कैसे समानता लाती है। अगर कहीं ये प्रसंग आपको लिखना हो तो टेक्नोलॉजी कैसे समानता ला रही है। अब कार से चलना, 1993 में जब पहली बार जीप हमारे यहाँ खरीदी गई तो लोग देखने, अरे यार मोटरिया है उनके यहाँ, ठीक है ना। लेकिन आज बिल्कुल सामान्य सी बात हो, अगर नहीं है तो आप रेंटेड कर सकते हो। पहले रेंट पे भी लेना बहुत मुश्किल था क्योंकि था ही नहीं, है ना। हमारे यहाँ गांव के बगल एक ठाकुर साहब है, उनकी कार पुरानी हो गई, मैं आपको बता रहा हूँ। पास में हमारे यहाँ एक गांव है, उस गांव का नाम भी ऐसे ही है, राजा ठाकुर साहिब का, राजापुर। तो उसमें एक ठाकुर साहब है, तो उनकी कार पुरानी हो गई, तो एक व्यक्ति गया उनके यहाँ लेने। अब उनकी देखिए मानसिकता देखिए, उन्होंने नई कार खरीद ली, लेकिन वो इसलिए नहीं बेच रहे हैं कि हमारी कार पर तुम बैठी हो, समझ रहे हो, और उनकी कार वो खड़ी हुई है। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है ना। तो तुलसीदास ये चाहते थे कि एक समय ऐसा आया, तो टेक्नोलॉजी ने तुलसीदास की हेल्प की। तुलसीदास बहुत बड़े वैज्ञानिक भी हैं। पुष्पक विमान की कल्पना करना एक सामान्य कवि की बस की बात नहीं है। केवल पूजा करने वाला कवि ऐसा नहीं कर सकता है। अच्छे वैज्ञानिक विचार हैं। साइंस फिक्शन भी है रामचरितमानस में। अगर साइंस फिक्शन आपसे कुछ पूछा जाए तो रामचरितमानस में अच्छा खासा है। और बताओ, बाण, आज हम टारगेटेड मिसाइल है हमारे पास ना, है? और वहां शब्दभेदी बाण था। आज हम पाकिस्तान तक भले उनको पहुंचाए तो इधर उधर चला जाए,
लेकिन उन्होंने खींच के किसको लड़ना है? रावण के सीने में घुसो, यहाँ बोला गया तो रावण एक जाके लड़ेगा। वो भी तो है, चलित विमान कोलाहल हुई जय रघुवीर कहे सब कोई। हाँ, चलित विमान कोलाहल हुई जय रघुवीर कहे सब कोई, तो वही पुष्पक विमान की तो बात है, मैं बता तो चुका हूँ उसकी बात, समझ में आ रही है? तो जो तुलसीदास जी उस समय चाह रहे थे वो आज हो रहा है। लेकिन अब रामराज पे थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें तो और क्या हो सकता है? शासन का लक्ष्य क्या होता है? प्रजा का सुख, है ना? अगर ये स्थिति बनी रहेगी कि को नृप होए हमें का हानि, तो ये बड़ी अच्छी चीज नहीं है ना? हमने तो ओढ़ दिया है ना, अपना बहुमूल्य ओढ़ दिया है, तो योगी जी का कर्तव्य है कि हमारे लिए वो कार्य करें। माना जाता है कि जब भगवान राम की जैसी कल्पना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है, तो भगवान राम की व्यवस्था जो उनकी शासन व्यवस्था थी, उनका जो उस समय का समाज उन्होंने जो बनाया, वहां पे कोई भूखा नहीं सोता था, वहां पे सबको न्याय प्राप्त होता था। अगर जनता ने भी कह दिया तो उन्होंने सीता का परीक्षण ले लिया। हालांकि ये प्रसंग कहीं ना कहीं राम के व्यक्तित्व को, मेरे हिसाब से एक नजरिए से श्री राम के व्यक्तित्व को दबाता है ना? अगर हम भक्ति को हटा दें एक तरफ तो दबाता है, ये कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। विश्वास भी तो एक तरफ होना चाहिए ना। लेकिन अब जो है तो बात ये की जाती है कि उन्होंने इसलिए किया कि समाज को प्रथम पायदान पे रखा और अपना व्यक्तिगत जीवन अलग रखा, है ना? जैसे पहले हम सामाजिक दायित्वों में अगर बंधे हैं, किसी पद पर हैं, जैसे इनका अपना व्यक्तित्व उतना महत्वपूर्ण नहीं है जिस पद पर ये है, जितना वो महत्वपूर्ण है अगर ड्यूटी का टाइम है ना? जैसे ये ड्यूटी पे है और उस समय इनका मन कर रहा है कि हम कूद कूद के डांस करें, तो ये नहीं कर सकते, है ना? नहीं कर सकते ना। ये मान लो स्कूल में बैठी हैं और वहां पे इनका मन करा कि खूब तेज चिल्ला के हमको कुछ किसी को पुकारना है, तो कुछ मर्यादाएं हैं, नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पे वो व्यक्तित्व हावी है। हम घर पे कुछ भी कर, तो अब रामराज से इसको आप करो तो रामराज में सुख है, रामराज में जनता के पास खाने को है। अब आप कहोगे आर्थिक समानता कहाँ है, सारे लोग राजा नहीं है। अरे तो कोई तो एक राजा होगा ना, और जो राजा होगा तो उसके पास तो कुछ प्रिविलेजेस होंगे ना, है ना? अगर मैं उधर से इधर ही मुंह करके बैठूंगा तो आप मेरी बात काहे मानोगे? कहोगे हमरेंदना है ना? तो मुझे उसके लिए यहाँ खड़े होना पड़ेगा ना, आपकी तरफ मुंह करना पड़ेगा ना, आपकी विपरीत दिशा में मैं मुंह किए खड़ा हूं। तो ये चीज आपको देखनी होगी। फिर आप लिखोगे कि रामराज का मतलब क्या है? जहां पे धर्म का भी राज्य हो, न्याय का भी राज हो, और साथ साथ में क्या हो, लोक कल्याण की भावना हो, और इसमें संतुलन जहां स्थापित होता है, इसको ऐसे आप आगे बढ़ाओगे, है ना? धर्म मतलब जहां पे न्याय हो, जहां पे सत्य हो, सत्य को पूजा जाए। दूसरी चीज है लोक मंगल, मतलब जनता का कल्याण जिसमें नहीं हो। तो सरकार की नीतियां कैसी होनी चाहिए? प्रो पब्लिक होनी चाहिए। सरकार की नीतियां कैसी होनी चाहिए? प्रो वुमेन होनी चाहिए। सरकार की नीतियां कैसी होनी चाहिए? प्रो चाइल्ड होनी चाहिए, बच्चों का विकास हो। सरकार वो अच्छी नहीं होती है कि जो अपनी कुर्सी बचाए, सरकार वो अच्छी होती है जो जनता के कल्याण, जनता के हित की बात करे। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। अब रामराज की फिर विशेषताएं आप बताएंगे कि रामराज की क्या विशेषताएं होती हैं। तो हमने सब समझा दिया, जरा एक एक विशेषताएं सब लोग बता दीजिए। अपने संविधान में आइए, सारा कुछ मिल जाएगा। अब मैंने आपको डीपीएसपी बताया है, आपको अधिकार बताएं, अधिकार से आप रिलेट करिए। तो रामराज में किसी भी तरीके से धर्म, लिंग, जाति भेद नहीं होगा। होगा? नहीं होगा? क्या नहीं पता है आप लोगों को? सब तो पता है ना। समाज में समानता होगी, समान दृष्टिकोण से विकास होगा, सबके अधिकार होंगे कि स्कूल जा सके, सबके अधिकार होंगे। अब वही मैं कह रहा हूं, दलित विमर्श कहां से आएगा? जब ओम प्रकाश वाल्मीकि पढ़ रहे होंगे तो उनको बैठने नहीं दिया जाएगा। जूठन उनकी आत्मकथा एक बार मैंने जिक्र किया था, कभी पढ़िएगा, आपको लगने लगेगा कि हाँ एक समय ब्राह्मणों ठाकुरों ने अति काटी है, एक समय उन्होंने हालत खराब किया है, वो व्यवस्था ठीक नहीं थी। मैं ब्राह्मण हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन सारी चीजों को ऐसे स्वीकार करता चला जाऊं। तब कहां फिर हो पाएगा? तब हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब रह जाएगा? अगर किसी छात्र को बैठने नहीं दिया जाता है टाट पट्टी पे, इसलिए क्योंकि वो एक निम्न वर्ग से तथाकथित बिलोंग कर रहा है और वो पढ़ना चाह रहा है, उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद की साहित्य में दिख रहा है ना आपको, तो ठाकुर के कुआं में पानी कौन भरेगा? ये समाज डिसाइड कर रहा है।
तो जब वो व्यक्ति पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो विमर्श करेगा ना, वो लिखेगा कि नहीं लिखेगा, उसका उद्गार व्यक्त होगा कि नहीं होगा, है ना। केवल इसलिए उसको मारा जाता है कि वो एक निम्न जाति का है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है ना। बात समझ रहे हो ना। तो दलित विमर्श भी ऐसे ही तो आएगा जब समानता की आप बात करेंगे, और इतनी कुव्वत आप में होनी चाहिए, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप ये बात बोल सके। आप किस जाति धर्म से बिलोंग करते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, सबसे बड़ा धर्म है मानवता का धर्म। तो अगर आप रामराज की बात कर रहे हैं तो वहां तक पहुंचिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारी राजनीति अभी इससे उबर नहीं पाई है और न उबर पाएगी। क्षेत्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय मुद्दे और जाति धर्म लिंग ये सब हावी रहेगा हमेशा। बात समझ में आई। फिर आप बात करेंगे आर्थिक व्यवस्था की। एक इसमें वो है कि बरखा बिन जलधान धरी सुखद खेत सुख खाद। अब आप समृद्ध कृषि की बात करेंगे, संतुलित विकास की बात करेंगे, तुलसीदास जी ने इस पर चर्चा की है। आप बात करेंगे राजनीतिक व्यवस्था की, शासक कैसा होना चाहिए। एक शब्द है जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, आप क्या बनेंगे, सिविल सर्वेंट। लेकिन वास्तव में आज के शासक सिविल सर्वेंट ही होते हैं ना। शासक तो भाई राजा आज का कौन, जो आईएएस बन गया, है ना। ऐसे ही तो भाई पहले समाहर्ता का पद होता था, मंत्रिपरिषद में बहुत सारे पद होते थे, वो सब आज अधिकारियों में ही तो बटे हुए हैं, बटे हुए हैं कि नहीं। तो अब लेकिन है क्या, भावना क्या होनी चाहिए। आपका सिलेक्शन किया जाता है सिविल सेवक के तहत, आप एक सिविल सेवक हैं, तो ये भावना रामराज वाली संकल्पना से आती है। और आप आगे बढ़ेंगे, नीति की बात करें, धर्म की बात करें, न्याय की बात करें, नैतिकता की बात करें, सत्य की बात करें, करुणा की बात करें, ये सब आपको रामचरितमानस में दिखेगा। और तुलसीदास जी यही मैसेज देना चाह रहे हैं। तुलसीदास जी यही मैसेज तो देना चाह रहे हैं कि लोक का मंगल कब होगा। अब ये वो उस निबंध पे भी आप जाइए, तुलसी का लोक मंगल एक बार पूछा गया है, लोक मंगल की भावना, तो वो उसमें भी यही सारी बातें आप लिखेंगे। सोचिए बस, आप ऐसा आपसे कहा जाए कि लोगों का मंगल कब होगा, कल्याण कब होगा, तो आप क्या बताएंगे। अगर संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वो मिल जाए और जो डीपीएसपी के लक्ष्य है वो पूरे हो जाएगा ना, तो इन्हीं से उल्टा करके खोजिए ना कि ऐसा ऐसा कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा हमको रामचरितमानस में। और जहां जहां मिले, अगर होलिस्टिक अप्रोच में सारे लेखकों में खोजना हो तो प्रेमचंद में ठाकुर के कुआं में दिख जाएगा, ईदगाह में भी दिखेगा। गरीबी दिखेगी ईदगाह में कि नहीं, कि एक बच्चा, बच्चे का नाम किसी को याद, हामिद, है ना, हामिद। तो हामिद अपने बचपने को मार देता है, किस लिए, क्योंकि उसकी दादी का हाथ ना जले चिमटा खरीदने के लिए। कौन बच्चा चाहेगा। बाल मनोविज्ञान पे ईदगाह से अच्छी कोई कहानी आज तक आपको मिलेगी नहीं, विश्व स्तर पे मैं बता रहा हूं। हामिद क्यों चिमटा खरीदता है, उसको कोई शौक थोड़ी ना लगी है कि वो कंचा ना खरीदे, वो कोई और खिलौना ना खरीदे। सब बच्चे अलग अलग कुछ खरीद रहे थे और वो ये खरीद रहा है। लेकिन गरीबी दिख रही है ना, कैसे जुगत करके लाती हैं, जुगाड़ करके लेके आती हैं पैसा और उसको देती हैं कि मेला देखाओ। तो आप अगर सारे साहित्य, देखो मैं यहां पर आपको चाह रहा हूं कि अगर आप ढूंढ रहे हो खाली तुलसी में, तो तुलसी में आप देखो, रामचरितमानस में देखो, और अगर सब में देख रहे हो तो सारे में देखो। ठीक है ना। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जो पहले धर्म आधारित व्यवस्था तुलसीदास जी लिख रहे हैं वही तो आज का संवैधानिक न्याय है। संवैधानिक न्याय क्या है, संवैधानिक न्याय यही तो है भाई, सामाजिक आर्थिक समानता है कि नहीं। धर्म क्या कहता है, धर्म हमेशा, कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो ये कहता है कि कोई भूखा न सोए। वो कहता है कि सब एक ही ईश्वर की औलाद है, किसी में कोई भेद नहीं है, सबको समान न्याय मिले, सबको समान अवसर मिले। और हमारा संविधान क्या कहता है, यही बात तो कह रहा है। तो आप इधर से जाओ, आप कभी भी निबंध लिखो तो आप जब दिखा रहे हो रामराज, तो आप अपने सबसे पहले ढूंढो रामराज कब होगा, तो आपके संविधान में आपको मिल जाएगा। फिर संविधान की तरफ से उल्टा जाओ, इधर से सोचना चालू करो, बस आपको डायमेंशंस मिल जाएंगे। डायमेंशंस ना मिलने का कारण होता है कि आप डर जाते हो, आप ये सोचने लगते हो कि अरे इसमें कैसे लिखेंगे, ये तो हमने पढ़ा नहीं है। सब कुछ पढ़ा हुआ कभी नहीं आएगा। और मैं यकीन दिलाता हूं कि जो सबसे मतलब बिना पढ़ा हुआ
अपढ़ वाला जो आएगा निबंध, उसको जो आप लिखोगे सबसे अच्छे मार्क्स उसमें मिलेंगे, जहां पे ना चैट जीपीटी होगी, जहां पे ना मैं हूंगा, ना जहां पे कोई संदर्भ होगा। आप अपनी सोच से लिख रहे हो, आपके अपने शब्द होंगे, वास्तव में अच्छे मार्क्स मिलते हैं अच्छे नंबर। बस शब्द संयोजन अच्छा होना चाहिए और विचार व्यक्त करने का क्रम अच्छा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? इस तरीके से आप देखो, जैसे शासक हमेशा दम्भी होता है, दम्भ भरता है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं, शासक जनता से ऊपर नहीं है, शासक की मर्यादाएं होती हैं, मर्यादाएं होती है ना। और पूरे रामचरितमानस आपको मर्यादा पुरुषोत्तम की स्थापना, राम को राम किसने बनाया? तुलसीदास जी ने, ठीक है ना? गिला सकता है कि नहीं गिला सकता? युद्ध बहुत सारे हुए, लेकिन जब महाभारत लिखी गई तो महाभारत में जिस युद्ध का वर्णन किया गया वो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हुआ। और आज भी हम दुनिया भर के उसके उदाहरण लेके चलते हैं कि नहीं? अच्छा, अगर ना लिखा जाता तो कुछ दिन बाद हम लोग भूल जाते, है ना? उधर पश्चिम वालों को तो थोड़ा थोड़ा कुरुक्षेत्र के कारण पता होता, इधर वालों को तो बिल्कुल नहीं पता होता, हरियाणा वालों को थोड़ा सा पता होता। एक बात बता रहे हैं, तो साहित्य ही तो जीवित रख रहे हैं ना, साहित्य ही आपको आधार दे रही है ना, तो ऐसे चल के आप लिखेंगे। लोकमंगल तो आप जान ही रहे हैं, जो वेलफेयर स्टेट की संकल्पना महात्मा गांधी करते हैं, लोकमंगल की जो बात महात्मा गांधी करते हैं वो है। फिर आप आगे बढ़ोगे और इनको गांधी से कनेक्ट कर दोगे, गांधी जी से कनेक्ट कर दीजिए, गांधी जी को साथ में ले आओगे तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। गांधी जी साथ में तो चल पड़े, जिधर दो पग चल पड़े कोटी पग उसी ओर, तो गांधी जी को आप भी खड़ा कर लो, बोलो आओ यार मूवमेंट, एक निबंध हम लोग भी देख लो, गांधी जी आप तो बहुत देश आजाद कराए थे। गांधी जी को लेके आओगे तो आपकी बातें भारी हो जाएंगी कि हम ही नहीं कह रहे हैं, गांधी भी मानते थे, गांधी जी भी यही बात कह रहे थे। और उन्हीं के कहने से जो डीपीएसपी में जितनी बातें की गई उन्हीं के कहने से की गई ना, बापू के कहने से की गई कि नहीं की गई? तो उनको अपने साथ में खड़े करो। और गांधी क्या कहते हैं कि मेरा रामराज वह राज्य है जहां कोई भूखा ना हो, जहां कोई भयभीत ना हो और जहां कोई बेघर ना हो। अब इसको रिलेट करो, आवास योजनाएं जितनी चलाई जाती हैं, जितनी पेंशन स्कीम चलाई जाती हैं, और जितना ये 10-90, 920, 19-20, 19-30 ये जितना चलाया जा रहा है, यही तो है। जितनी भी स्कीम है आप जोड़ो, जितने भी कार्यक्रम है जिसके नाम पे सरकार दम्भ भरती है, कहती हमने ये किया, वो सब क्या है? वो सब यही तो है। किसके लिए? रामराज की स्थापना के लिए। एम्बुलेंस किसके लिए? रामराज की स्थापना के लिए। सहारा के बगल घर है, लखनऊ में पैसे वाले का घर है, और वही उसी की डिलीवरी नहीं होगी हॉस्पिटल में, डिलीवरी उस रिमोट एरिया के उस माँ के बच्चे की भी हॉस्पिटल में होगी जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास साधन नहीं है। एम्बुलेंस जाएगी, उसको लेके आएगी। और अभी हम पीछे हैं, थोड़ा सा और समय बढ़ने दो, जब हमारे यहाँ एयर एम्बुलेंस चलेंगी, कुछ क्षेत्रों में है, जब हमारे यहाँ पे और सुविधाएं अच्छी होंगी, जब हम विकसित बन जाएंगे, तो जैसे जैसे हम विकसित बनते जाएंगे वैसे वैसे रामराज की संकल्पना और साकार होती चली जाएगी। लेकिन दिक्कत है कि मानवता वहां बनाए रखना है, मानवता का विनाश ना होने पाए। बात समझ में आपको आ रही है? कितने डायमेंशन देखो आपसे बातचीत करते में ओपन हो रहे हैं। इसको पढ़ने की जरूरत ऐसे नहीं, बस सोचने की जरूरत है। आज जो हो रहा है उसको आप संविधान, उसको आप तुलसीदास जी से रिलेट कर दो, और इतना सब लोग रामचरितमानस के बारे में जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। आप रिलेट करो सत्य, अहिंसा, और तीसरा सर इसमें अगर चुनौतियों के बारे में अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? चुनौतियां यही सब है, न्याय की स्थापना नहीं हो पा रही, आर्थिक असमानता है, अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं। 70% जो प्रॉपर्टी है भारत की, कितने परसेंट लोगों के पास है? 5 नहीं, 3% लोगों के पास। यही सब आप लिखो, ये चैलेंजेस है कि नहीं है? लेकिन आप ये मत लिख देना कि पूंजीवाद को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। समाप्त करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि विकसित देश बनने के लिए हमको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ रुख अपनाना पड़ेगा। परचेजिंग पावर हमको अगर बढ़ानी है तो हमको पैसे कमाने पड़ेंगे। आप ये कहते रहो कि नहीं हुई सोई जो राम रचि राखा, काम करने के बाद ये बात बोलो, पूरी मेहनत जी जान लगा दो, फिर रिजल्ट में कहो कि हुई सोई जो राम रचि राखा। पैदा होने के बाद पहली बार रोना नहीं है क्या कि वही जो है जो राम रचि राखा, और हम आज से कुछ करें, स्कूल में एडमिशन नहीं लेंगे और कलेक्टर बन जाएंगे।
तो ये सारी चीजें, अगर आपको विकसित बनना है तो आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनानी पड़ेगी ना। आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे, पैसा कहां से आएगा? आप प्रोडक्शन नहीं करोगे, आपको पास पैसा कहां से आएगा? है ना? खाने पीने भर का तो है, हम सबके पास, आराम से बढ़िया पड़े रहे, खाएं और बहुत अच्छी अच्छी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बातें लिखें, सबके पास है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, किसी को खाने की दिक्कत तो नहीं है, अच्छा पहनने की भी दिक्कत किसी को नहीं है, सबके पास चलने के साधन भी लगभग है। भाई किसी की कार छोटी होगी, किसी की बड़ी होगी, भाई इतने तो अंतर है, लेकिन सबके पास है। लेकिन हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं ना, तो देश के लिए भी जरूरी है वो, और समय के हिसाब से परिवर्तित होना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। तो जो मॉडल है, ठीक है, नेहरू जी ने उस समय जो रखा वो उस समय की आवश्यकता थी, क्योंकि उस समय हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। हम थोड़ा सा भटक रहे हैं, लेकिन दूसरे निबंध में ये काम आएगा। उस समय हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, लेकिन आज हमको जरूरत है प्रोडक्शन हब बनने की, आज हमको जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की, जरूरत है कि नहीं? तो अगर आज हम कहें कि नहीं, हम वहीं पे काबिज रहेंगे, जितना होगा ठीक है, नहीं होगा मंगा लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, हम वहां पे चंद्रयान मिशन न भेज के हम यहीं पे बस बांटते रहेंगे 500-500 रुपया, तो ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। ये सब चैलेंज है कि नहीं है? इतने प्रयास होने के बावजूद भी कई बार राजनीतिक इच्छा शक्ति या राजनीतिक कुछ समस्याएं हैं हमारी कि नहीं हो पाता है। जातिवादी हमारा पूरा ढांचा है कि नहीं है? तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं वो रोड़े हैं, वो रुकावटें हैं जो हमको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। ठीक है ना? तो जो आधुनिक भारत के आदर्श हैं उनको आप संविधान में ले जाओ, और संविधान से आप जाओ गांधी से होते हुए आप जाओ उनके पास, तुलसीदास जी के पास, ये आपको मिलेंगे और आपको देंगे रामचरितमानस, और वहां से फैक्ट उठाओ और आप आगे बढ़ो। राम पे नहीं करना है, रामराज पे करना है। राम कहीं यहाँ आएंगे ही नहीं, ये भक्ति थोड़ी ना लिखना है इसमें। पूरे निबंध में एब्सोल्यूट राम शब्द कहवाए ही ना, रामराज आएगा। सर इसमें थोड़ा सा ये लिख सकते हैं कि रामराज अभी भी क्या है, पूरी तरह से रामराज भारत जैसे देश में। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि ये आदर्श की बात है, और आदर्श ही होते हैं। आदर्श कभी यथार्थ में परिवर्तित पूर्ण रूपेण नहीं हो सकते, ठीक है ना? लेकिन प्रयास तो हमको करना है ना, प्रयास तो हमको करना है ना। इतना आपके पास स्कोप है 600 शब्दों में कि आप ये लिखो, जितना हमने बोल दिया वही 1000 शब्द का हो गया है। तो राम की प्रासंगिकता आप क्यों दिखाओगे? आप रामराज पे फोकस करो ना। उस टाइम के रामराज में जो था, हाँ, उसको तुलना करके, तुलना आप कर सकते हो। न्याय उस समय के ऐसे थे, समाज में समानता थी उस टाइम के। आप ऐसे लिख सकते हो कि ये केवल शासन की बात नहीं है, ये मनुष्य के भीतर की बात है, जो आप बता रहे हो कि रामराज केवल आप व्यवस्था से मत जोड़ो। रामराज नैतिकता भी है, रामराज व्यक्तित्व भी है। रामराज अगर लाना है तो उस समय व्यक्तित्व भी वैसा होना चाहिए। जैसे ठीक है, कोई गया, पता चला न्यूजीलैंड में देखा कि सब्जी किसान अपना सब्जी उगा के सड़क के किनारे रख देते हैं, दिन भर लोग सब्जी ले जाते हैं और अपना पैसे रखे जाते, शाम को आता है पैसा उठा के रख देता है, और वो कहा कि हम भी रामराज लाएंगे। और आके यहाँ कहा सभी किसानों से, किसानों अपना कद्दू तोड़ के, बैंगन तोड़ के, खीरा तोड़ के और भिंडी तोड़ के किनारे रख दो, रामराज हो गया है। लेकिन जो 90 शाम को कितने रुपए की आती है? 90 70 की आती है, 70 रुपए की। अब उस 70 रुपए के जुगत में वो सारी नैतिकता त्याग देगा। झूम बराबर झूम, महुआ, शुद्ध देसी ठर्रा, पौवा, ठीक, दोस्ताना भी, दोस्ताना है ना, लाल परी, लाल गुलाब, जो भी है। तो अब उसके चक्कर में हो जाएगा, सारी सब्जी उठा के अलग फेंकेगा और लाके वो कर देगा। तो हर व्यक्ति में ये भावना आनी चाहिए ना। तो रामराज केवल शासन को बना देने की एडमिनिस्ट्रेशनशिप की बात नहीं है, वो नैतिकता की बात है, वो भावना की बात है। बात समझ रहे हो? भावना ऐसी होनी चाहिए, सबके अंदर ये आए कि हमको रामराज। तो अयोध्या की जो उस समय की जनता है वो राम को उस तरीके से मान रही है,
उस समय की जनता राम को उस तरीके से मान रही है कि हाँ राम, तभी तो राम राम है। और यहाँ तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के रहे, उन्होंने रामराज की संकल्पना लाने का प्रयास किया है, जुटो चलो लाठी लेके चलो, हमको तो केवल तोड़ देना है इसको। वो भी तो लोग समाज में ही रहते हैं, तो ज्यादा 40% वोटर होंगे जो योगी जी को सपोर्ट करेंगे, 60% तो अलग अलग बटे हैं ना। तो ये है, तो यहाँ पे राम के व्यक्तित्व के बारे में नहीं लिखना है, उनके 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 समय की बातों को आपको रिलेट करना है। जैसे इन्होंने कहा कि रिलेट करके, कंपैरिजन करके लिख सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकते हैं। नैतिकता सर व्यक्ति में भी राम हो सकता है और नैतिकता तभी राम हो सकता है। जो राम का जो आदर्श है अगर वो व्यक्ति में रहेगा और राजा में रहेगा तभी हो सकता है। यही बात हम कह रहे थे कि केवल शासन व्यवस्था को स्थापित कर देने से नहीं होगा, कैमरे लगा देने से चोरियां नहीं रुकती, है ना। हमारे यहाँ तो समस्या ये है कि कैमरा लगाने देने के बाद कैमरे को ही लगाना पड़ता है। कैमरा लगा तो रात में कई बार देखना पड़ता है कि कैमरा है कि वही चला गया, क्योंकि 1450 रुपए को वो भी बिक जाएगा। मेरे मोहल्ले में एक अंकल जी ने कैमरा लगवाया, अब रात में 5 बार उठ के देखते थे कैमरा लगा है कि गवा, क्योंकि दीपावली का सीजन था। अब वो देख रहे हैं, तो घर वाले जब उसमें कैमरे में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, सबसे ज्यादा अंकल जी नजर आ रहे हैं चोर की जगह। अब अंकल जी पुराने टेक्नोलॉजी के हैं ना, अब बार बार वो कैमरा ही देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि कैमरा तो उखाड़ सकता है। और मान लो रिकॉर्ड ही हो गया, चोर चला गया 90 में, मस्त है, वो पकड़ भी लाए तुम चोर, क्या कर लोगे? सब लोग कहेंगे यार छोड़ो तुम दूसरा लगवा। तो रामराज कहाँ पाएगा? तो इनकी बात कि ये आदर्श है, यथार्थ में परिवर्तित करना कठिन है, दुष्कर है, लेकिन प्रयास करने चाहिए। और क्या उपसंहार में क्या करोगे? जैसे उपसंहार वो कह सकते हो, अभी किसी ने कहा था दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, रामराज नहीं, काहू ही व्यापा, काहू ही कहा जाता है। लिखना भी बड़ा कठिन होता है, कई बार आप जान नहीं पाएंगे, ऐसे याद रहता है, तो झलक दिखलाजा कर दीजिएगा, राम है ना, दैविक, भौतिक, दैहिक, तापा, डॉट डॉट डॉट, आगे वो समझे, झलक दिखलाजा, ठीक है ना, इस तरीके से, है ना। लेकिन आप लास्ट में सिद्ध करने की कोशिश करोगे कि ये केवल स्वप्न नहीं है, ये केवल स्वप्न नहीं है, ये रामराज। आप ऐसे ना मान लेना कि यार तुलसीदास जी ने कहा होगा या गांधी जी कह के चले गए। आपको लिखना पड़ेगा कि तुलसी का रामराज केवल अतीत का स्वप्न नहीं है, वर्तमान का क्या है? पथ प्रदर्शक है, गाइड है। और पथ प्रदर्शक है तो पथ प्रदर्शक कभी जो रास्ता बताएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आप 100% वैसे चलें। मतलब कुछ रिपोर्ट्स का डाटा डाल सकते हैं, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब की आपने बढ़िया बात कि कितने प्रतिशत क्या सुधरा, आर्थिक समानता कितनी बढ़ी, भारत जब आजाद हुआ था तब से लेके आज तक, रख सकते हैं। महिलाओं की भागीदारी कितनी, क्योंकि महिला, हमने कहा ना, देखो अब आप लोग तो समझदार हो, हमने कहा कि जाति आधारित, लिंग आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो लिंग में महिलाएं आएंगी कि नहीं, है ना। तो महिलाओं का आप लिखिए कि रामराज की तरफ, और अंत हमेशा पॉजिटिव करना कि हम बढ़ रहे हैं कि नहीं, पिछड़ों की स्थिति अब बढ़ रही है, अच्छी हो रही है कि नहीं। अगर ऐसा ना होता तो हम सबसे बड़ा प्रमाण आपको बता रहे हैं, ओबीसी का कटाव ज्यादा ना जाता, सशक्त हुए हैं कि नहीं। आप हमेशा पढ़े लिखे लोगों की तरह सोचिए इसको, सशक्त हुए हैं कि नहीं। पहले कटाव क्यों कम जाता था? लड़कियों का कटाव पहले 12 नंबर कम जाता था, लेकिन 5 साल में लड़कियां इतनी सशक्त हो गई कि अब कटाव 3-4 नंबर बस अंतर, 2 नंबर का अंतर, 3 नंबर, 4 नंबर का अंतर, और कहीं कहीं तो बाजी मार देती है तो दूर दूर तक कोई रहता ही नहीं। पहला टॉपर लड़की है 940, दूसरा टॉपर 882। आओ दिखाओ पीछे से, बहुत दिन तक बड़ा आगे रहे तुम ना, अब आओ, ठीक है ना। तो बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है भाई? पहले लड़कियों का कटाव कम क्यों नहीं जाएगा? एक तो जैसे ही गर्भधारण हुआ तो उनको मार दिया गया, उसमें से किसी तरीके से स्ट्रगल करके वो पेट से बाहर आई तो उनको बचपन से ही बता दिया गया तुम्हारा काम है कप धुलना। कभी उनको वर्ल्ड कप के बारे में, तुम्हारा काम है पानी पिलाना,
उनको कभी बांध बनाने के बारे में तो नहीं बताया गया, किया गया कि नहीं? मुस्कुराओ ना और ना दुखी हो, असलियत को स्वीकार करो सारे लोग। बहुत बड़ी समस्या है, ये सब हमारे आपके घर की समस्या है। हम लोग वो बॉर्न इन स्विट्जरलैंड नहीं है, हम लोग सब यही गांव देश से बिलोंग करते हैं, जहां पे ये सारी चीजें आप अपने आसपास देख लोगे। फिर तनिक बड़ी हुई, अब पुरुषवादी मानसिकता देखो। लड़की पैदा होती है, माँ का शासन, थोड़ा बड़ी होती है बाप का शासन, और तनिक बड़ी हुई अब भाई का शासन आता है। वो ससुराल मतलब अभी भुटंकी है 12 साल का और उसकी बहन है 22 साल की, उसको बताएगा कहाँ दीदी, तो कहेगी कि बाजार जा रहे हैं, रुको हम चल रहे हैं साथ। अरे तुम गधे क्या कर लोगे, 12 साल के तुम हो, मारेगा एक तमाचा। किसी को अगर कोई बदतमीजी करनी हो तो पहले तुमको उठा के फेंक देगा उधर। लेकिन ये बहुत बड़ा, क्योंकि इनको सिखाया गया है कि यू आर मर्द, लेकिन वो समय नहीं रहा। लेकिन सर पॉजिटिव वे में अगर सोचा जाए तो एक साथ में कोई जा रहा तो ठीक है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल जाना चाहिए 4 लोग। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये कदापि नहीं है कि किसी को साथ नहीं जाना चाहिए, मैं मानसिकता की बात कर रहा हूं। फिर उसकी शादी हुई तो अब पति शासन कर रहा है, और फिर यही बात नहीं खत्म होती है, जब उसका बच्चा होता है तो कहता है बूढ़ा शांत बैठो तुम, टर टर ना करो। अब उसका बच्चा भी उस पर शासन कर रहा है। पति तो नहीं कर पाता बात समझ रहे हो? अब ये व्यक्तिगत अनुभव, उल्टा हो गया ना, तो क्या पहनोगे यार? व्यक्तिगत अनुभव, हाँ ये डिपेंड करता है। हाँ और देखो कितना, इतनी देर सब शांत थे रामराज पे, लेकिन जैसे बात आई कपड़े पे, जैसे बात आई पति पत्नी की, तो तुरंत सब जागृत अवस्था में आ गए। ठीक है ना? तो बात समझ में आ रही है? अब ऐसा समय नहीं रह गया, तो कटाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा ना। अब लड़की बाहर निकल रही, बुढ़ा से धड़धड़वा बढ़िया कोचिंग आ रही है, उसके बाद 5G फोन है, IAS प्रेप की क्लास देख रही है, नीला ड्रम खरीद के रखी है, विमान उड़ा रही है, हीरा आसमानी हो रही है। लिखिए आप इसको, सिंगल इन्वर्टेड कामा। नीला ड्रम खरीद के रखे हुए हैं, हैं? नीला ड्रम खरीद के रखे हुए हैं। क्या खरीद के रखे? ये कह रहे हैं नीला ड्रम, पीला ड्रम, ये सब व्यक्तिगत बातें हैं। आप कर सकते हो क्या? आप कर सकते हो? सर एक नीला ड्रम हाँ। पुरुषों के लिए आया तो इतना ज्यादा हाईलाइट हाँ। और इतने टाइम से लड़के इतना अक्सर हो गया। कितनी माचिसें फूंक दी गई, कितने, होना चाहिए सर, दोनों तरफ से होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। नहीं नहीं, बात पुरुष और महिला की नहीं है, बात सही गलत की है। बदले वाली बात हो रही है तो। हाँ? अब आपने क्या हम करेंगे, ये तो बदले वाली बात है। जिंदा जला दी जाती है तब डर का माहौल नहीं होता है। मतलब इस नीले ड्रम को ये महिलाएं जो पक्ष की है वो सर सही है। जूही तुम भी कुछ बोलो। सीमा, सर हम लोग नीले ड्रम के पक्ष में नहीं हाँ। है, ये मुद्दा जो इतना ज्यादा हाईलाइट किया है। हम दोनों लोगों के पक्ष में हैं। मुद्दा हाईलाइट हुआ वो भी कोई वो बात नहीं है, और नीला ड्रम और पीला ड्रम और पता नहीं कितने नालियां और सब, ये सब अलग बात है। पता नहीं कितनी नालियों में लाशें सड़ गई, टुकड़े खत्म महिलाओं के डाल दिए गए, वो सब बात नहीं है। हमेशा जो बुरा है उसका विरोध करिए, चाहे वो पुरुष कर रहा है चाहे महिला कर रही है, और जो अच्छाई है उसको आप स्वीकार करिए। नहीं तो सर अब ये हो गया ना कि उसके लिए हर किसी लड़की को बोल दिया जाता है कि तो हर किसी लड़की को नहीं बोलना चाहिए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सारी लड़कियां नहीं हो सकती ना। अब हर बात को पॉइंट आउट सीधा आप ऐसे सोचिए कि आपकी बीबी नहीं तो सर हर पुरुष आपकी बीबी ने आपकी हत्या नहीं की है, आपकी बहन ने, परसेंटेज निकालिए ना। हर पुरुष भी नहीं कर सकता। भाई मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मैं अपने व्यक्तिगत, लेकिन एक महिला को ये नहीं सपोर्ट करना चाहिए कि नीला ड्रम वाला केस सही था। सुनो एक घोषणा मैं करने जा रहा हूँ। सुनो, अगले हफ्ते एक पॉडकास्ट है जिसमें मैं लगभग 10 चेयर रखूंगा, कैमरा पीछे लगाऊंगा, आप सब लोग उसमें डिबेट कर लीजिएगा। अभी इसको रामराज स्थापित कर रहे थे और यहाँ ये रामराज स्थापित नहीं हो पा रहा है। चुनौतियों के संबंध में आ गया सर, ये चुनौतियों के संबंध में चुनौतियों के संबंध में आ जाएगा। हाँ, मैंने वहीं पे कहा था ना। सीता का त्याग जो राम जी ने किया, परित्याग किया, हाँ, उसको जनता को दिखा दिया गया। उन्होंने सीता के ऊपर उठने वाली हर उंगली को अपने ऊपर ले लिया। आज लोग सीता के ऊपर उंगली नहीं उठाते, उनकी बात नहीं करते। लोग कहते हैं कि राम ने गलत किया, तो उन्होंने उनकी ऊपर उठने वाली हर मतलब उसको
नहीं, वो एक धार्मिक व्याख्या है और उससे धार्मिक मंतव्य हैं बहुत सारे, और उसका वो हो सकता है हमको। यही तो मैंने भी कहा कि उन्होंने जो वो निर्णय लिया तो पहले अपने दायित्व को समझा, तब वो पति नहीं थे, वो यही बात मैंने एग्जैक्टली बोली थी, यही बात मैंने बोली थी, पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना। मैंने यही बात बोली थी कि वो एक राजा का, मैंने तभी उदाहरण दिया था कि आपका मन वहां चिल्ला चिल्ला के डांस करने का करे तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां आप स्कूल में हो, ये अपने ड्यूटी पे है, अब वहां थाने में वो बैठे हैं, मान लो मनोज, है ना, अब मान लो वहां पे इनका कुछ ऐसा मन कर गया, कुछ भी कर गया, तो वो पहले वर्दी की इमेज देखेंगे ना कि वर्दी की क्या इमेज है, उस हिसाब से। तो वही मैंने कहा कि तो सबके अपने दायित्व है ना। अरे सार्वजनिक जगहों पे आप खुजली तक तो कर नहीं सकते, बाकी 10 छोड़ दो, एक सामान्य सी बात है। तो वो भी समाज डिसाइड करता है, आपका दायित्व डिसाइड करता है, पद डिसाइड करता है। अभी मैं दिल्ली गया तो मैं गया वहां पे इंडिया गेट पे एक वो बनाया गया नया वाला, क्या बनाया गया, मूर्ति नहीं, उसके पीछे जो स्मारक बनाया गया, वॉर मेमोरियल है ना, युद्ध स्मारक जो बनाया गया, वहां पे जो सैनिक वहां पे खड़े थे, वो अपनी ड्यूटी पे, तो वो ऐसे करके खड़े हुए थे। हम लोग वहां बाहर खड़े थे, शाम को वहां कार्यक्रम होता है, रोज कोई ना कोई जो शहीद हुए हैं उनके परिवारीजन आते हैं और उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो वार मेमोरियल में हम लोग खड़े, इतने मच्छर काट रहे थे कि बिल्कुल हालत खराब थी, और आधे 1 घंटे हम लोग वहां रहे, लेकिन वो ऐसे नहीं हुए। मच्छर उनको भी तो काट रहे थे, हाथ तो उनका भी खुला था, चेहरा गला भाई इतना बंद था, ऐसे बंद था, लेकिन और तो खुला था ना, लेकिन वो ड्यूटी कर रहे थे, तो एक सैनिक की तरह सब सारे लोग समझने लगे। तो कई बार प्रॉब्लम बिल्कुल आपको मतलब सॉल्व होती नजर आएगी। तो आपकी बात में अंत में देखो, सबकी बातें मैं ध्यान रखता हूं, रामराज में ये ध्यान रखना जरूरी भी है कि रामराज तब स्थापित होगा जब हर व्यक्ति के मन में राम होंगे, है ना, क्योंकि राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, राम को हम ऐसा मानते हैं कि अगर वैसा व्यक्तित्व हो जाए, है ना। भाई रेप की घटनाएं कब बंद होंगी? जब हर व्यक्ति ये सोचेगा कि हमारी बहन के साथ, हमारी बीबी के साथ, हमारी माँ के साथ, हमारे परिवारीजन के साथ भी ऐसा हो सकता है। रेप नहीं होगा। आज समझ में आ रही है? लेकिन ऐसा कहां व्यक्ति सोचता है? समस्या तो यही है ना, है कि नहीं है? बाकी सबका व्यक्तिगत है, अपना अपना जीवन, अपने अपनी चीजें, अपने अपने रोष। बहुत बार हमको इतनी गुस्सा आती है, सारे लोगों को, सबके साथ होता है कि हम लोगों को लगता है कि 20 क्षण तो हम खुद को ही खत्म कर दें। तो जब खुद को खत्म करने की बात आ जाती है तो दूसरों को खत्म करना तो बड़ा आसान काम है। आती है कि नहीं आती है? 1-2 बार तो जीवन में सबके आया होगा मन में, कभी हम कुछ फेल किए, कभी हम कहीं धोखा खाए, कभी हम हमारे जीवन में कुछ ऐसा नहीं हमको अचीव हो रहा है, तो आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो जब खुद को खत्म करने की हम बात कर सकते हैं, जबकि मनुष्य बिल्कुल स्वार्थी प्राणी है। व्यक्ति से स्वार्थी, मनुष्य से स्वार्थी कौन होता है कि नहीं है? हम जानवरों को मार के खा जाते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। तो अगर हम खुद को मारने की सोच सकते हैं तो रोष में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। रामराज तो तभी आ पाएगा ना, रामराज ऐसे नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे। अब देखिए, जितने भी डायमेंशन हमने यहां पर आपको बताए हैं, सब पर आपको स्ट्रक्चर बनाना, लिखना नहीं है, और स्ट्रक्चर मुझसे चेक करा लेना है। ये जितने भी हैं इस पर स्ट्रक्चर बनाइएगा, और जहां पर भी दिक्कत होगी, अब सोचना कैसे आप समझ गए ना। हमने समाज बता दिया, समाज का साहित्य पे प्रभाव बता दिया, साहित्य का समाज पे प्रभाव बता दिया। हमने बताया कि रामराज की स्थापना कर रहे हो तो उसके मूल आधार आप निकालो कि रामराज वास्तव में है क्या, तो आपको पता चलेगा जहां न्याय हो, समानता हो, बंधुत्व हो, आदर्श हो। तो ये बात कहाँ हुई है? हमारे संविधान में कहाँ से कहाँ क्या क्या बातें हुई हैं, तो वो फिर आप रिलेट करिए तुलसी से, रामचरितमानस से, ठीक है ना। ऐसे आप सारे पे विचार कीजिएगा। कबीर की प्रासंगिकता, कबीर का आपको मैं एक दिन बता दूंगा। अभी जैसे आज जो बात हुई है, कबीर भी ऐसे ही है। जैसे कबीर की ज्यादातर जो बातें हैं वो बाह्य आडंबर पे है। कबीर की जो बातें हैं वो समाज सुधार की बात करते हैं,
लेकिन आडंबर पे उन्होंने प्रहार किया है। ना हिंदुओं को बख्शा और ना मुस्लिमों को बख्शा, है ना। और कबीर की भाषा के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो भाषा थी वो एक डिक्टेटर की भाषा थी, है ना। जहाँ पर उन्होंने लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कि जहाँ पर बन पड़ी तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देके। कबीर ने कहलवा लिया। भाषा पंचमेल खिचड़ी थी, अपनी कोई भाषा ही उनकी नहीं है। उसमें ब्रज के शब्द भी मिलेंगे, अवधी शब्द भी मिलेंगे, खड़ी बोली के शब्द भी मिलेंगे, प्राकृत भी मिलेगा, अपभ्रंश भी मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन चैलेंज सबको कर देंगे, ना वो हिंदुओं को छोड़ेंगे ना मुस्लिमों को छोड़ेंगे, है ना। और प्रासंगिकता आधुनिक युग में देखी जाए तो अभी भी कबीर बिल्कुल प्रासंगिक है। वैज्ञानिक युग में देखा जाए तो जैसे उन्होंने कहा कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले ही बनाए, ताचड़ मुंगा मुल्ला बांग देखा बहरा हुआ खुदा है ना। तो बात तो है कि पूजा की जानी चाहिए कैसे, मन से। तब उन्होंने हिंदुओं के बारे में भी लिखा, क्या लिखा, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, है ना। और घर की चाकी कोई न पूजे पीस खाए संसार, और तुम वो पत्थर पे चढ़ा रहे हो। तो ये आस्था का विषय है, वहां तो आप इसको नहीं नकार सकते हो। लेकिन कबीर की प्रासंगिकता की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता है उसमें। उन्होंने कहा कि बकरी पाती खात है ताकि मुई खाल, जो नर बकरी खात है ताके कौन हवाल, पेटा, है ना। बात समझ में आ रही है। तो ये सब समाज के संदर्भ में ही है, ठीक है। तो इस तरीके से सोचिएगा, इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। समाज दर्शन जितना मैंने बताया वही सब। तुलसी का समाज कैसा, न्याय का समाज, समानता का समाज, नैतिकता का समाज, है ना। अच्छा, नैतिक मूल्य वाला आयाम रह गया, 2-4 पॉइंट बताओ, फिर इसको, बहुत देर हो गया, फिर इसको समाप्त करते हैं। नहीं तो हमारा भी एक समाज है वो डिस्टर्ब होने लगेगा, ठीक है ना। तो नैतिक मूल्य में क्या दिखाएंगे, रामचरितमानस से कोई 2-4 नैतिक मूल्य बताइए आप लोग, क्या समझ में आता है, नैतिकता क्या सीखा आपने रामचरितमानस से। मर्यादा मतलब मर्यादा, और उसको हम बोल सकते हैं आज की शासन व्यवस्था से, प्रशासन से, एक कानून के दायरे में रहिए सर, इस तरीके से। हम नैतिकता पूछ रहे हैं, आप लोग बहक बहक के बात करो, नैतिकता की 2-4 बातें करो ना। मनोज कुछ बताओ, अनुज वो बताएंगे अभी। विशाल, प्रणाम नहीं, अंतिम समय रावण लक्ष्मण संवाद है, तो वो जाते हैं मृत्यु के पहले, वहां संवाद होता है। तब रावण कहता है कि क्या तुम समझते हो कि ये, मुझे नहीं पता था कि मेरी ये परिणति होगी। तब वो बताते हैं कि हम आए हैं, भैया ने भेजा है। तो बताता है कि भैया ही ऐसा कर सकते हैं, भैया ही ऐसा कर सकते हैं। तो वो संवाद है, खैर उससे हमसे नहीं मतलब है, वो लंबा चौड़ा है ना, नैतिकता का वो है। और फिर देखो एक सर वो नहीं नैतिकता का हो सकता है, जब रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना वो कर रहे तब रावण को ही बुलवाते हैं वो उस पूजा के लिए। तो एक मतलब वो भी एक नैतिकता का ये है कि एक सम्मान रखा, वो दुश्मन है लेकिन ठीक है। विशाल, आज्ञा पालन, बंधुत्व की भावना, है ना। और सबसे बड़ी बात है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप लोग यही भूल रहे हो, वचन ही तो है, वचन ही राजा दशरथ का है उनके प्रति, कैकेयी के प्रति, और राम का ही वचन है अपने पिता के प्रति, और भरत का वचन है राम के प्रति, लक्ष्मण का वचन है राम के प्रति। कितने वचन है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते, नैतिकता में कर सकते हैं। भाई पूरा बिंदुसार, अजात शत्रु और एक पूरी एक परंपरा उधर आई है जो केवल गद्दी के लिए मारते हैं अपने अपने पापा को, है ना। और मुगल काल तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, यहाँ तो केवल गद्दी है। क्षमा का भी आदर्श मिलता है, क्षमा कर दिया। देखो
नैतिकता यहाँ पे आपको दिखेगी। आर्थिक रूप से कोई असमानता, चाहे सबरी वाला प्रसंग हो, चाहे ये मंथरा को क्षमा करने का प्रसंग हो, चाहे वहाँ जैसे एक कहा जाता है ना कि बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, है ना, और कृषि उपजे अपने कर्मा। इसका उदाहरण वहां से अच्छा कहीं आपको मिल ही नहीं सकता है कि उन्होंने अपना अगर वचन न निभाया होता, किसने, दशरथ ने, तो राजा दशरथ ने न निभाया होता तो भगवान राम को जरूरत ही नहीं पड़ती। कहते हैं कहीं शांत बैठो, जाओ 2 लोग हैं, काम चल जाइए। लेकिन ऐसा नहीं कहा ना, प्राण तो जानते थे कि ये तो त्रासदी होने जा रही है। दशरथ कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी ना थे, जो राम को पैदा करेगा वो कोई सामान्य व्यक्ति होगा, कुछ तो गुण होंगे ही, तो जानते थे, लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाया कि नहीं। और वही दशरथ का एक वचन राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाता है, भगवान राम बना देता है। भाई राम कोई बहुत बड़े ऐसा नहीं कि भारत के सबसे बड़े सम्राट थे। एक अयोध्या छोटा सा प्रांत, उसी के तो राजा, और राजा बन कहाँ पाए। नहीं बैठे क्योंकि भरत को बैठना था, तो सॉरी हाँ मतलब भरत को बैठना था, क्योंकि कैकेयी ने मांगा था, तो भरत तो अपने भरत चरण पादुका लिए बैठे हुए। अब ये कथा में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। विशाल जी आप इसको कंक्लूड करें। बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो भातृत्व भावना तो यहीं से है ना, विश्व बंधुत्व की भावना हम कहते हैं ना। अरे बहुत अच्छा बनेगा। विशाल जी आप अपने विचार प्रस्तुत करें। हाँ कभी कभी अनैतिक होना नैतिकता के अंतर्गत आता है। हाँ जैसे रामचंद्र जी का जो संवाद है कि विनय न मानत जलद गए 3 बीत, बोले राम सकोप तब भरती भूत न प्रीत। तो कहीं कहीं अनैतिक हो जाना, जैसे अगर पुलिस जैसे मारना जो है वो अनैतिकता है, किसी को मारना नहीं चाहिए। उसको आप कठोरता और सौम्यता उसमें शामिल करिए कि हर जगह मतलब उससे काम नहीं चल सकता। कभी कभी आपको, जैसे अपने बच्चे के प्रति आप सोचिए, घर में किसी छोटे भाई के प्रति, बहन के प्रति, अब वो नहीं मान रहा है तो थोड़ा टाइट होना पड़ेगा, 2-4 लगा भी देंगे तो चलेगा, गलती की है ना। तो हर जगह आपको प्यार से पुचकार के ही काम नहीं चलेगा। जैसे ये आप लोग काम नहीं करेंगे तो कल से कुछ अंडबंड सुनने को भी मिल सकता है, बेइज्जतियां भी हो सकती हैं, बेइज्जतियों की लिस्ट लग सकती है। ऐसे ही है ना। तो उससे हम लोग ये भी सीखते हैं कि हर जगह हमको कह सकते हैं सौम्यता से ही कार्य नहीं करना चाहिए, कहीं कहीं उग्र रूप दिखाना चाहिए। हर बार पाकिस्तान को भारत माफ ही करे, ये सही नहीं है ना। आप कब तक दबेंगे। तो ये प्रसंग ठीक है, समापन करिए, इसका उपसंहार करिए। कैसे उपसंहार करेंगे सर आपने बता दिया। हमने तो बता दिया। क्यों आवश्यक है इसको दिखाते हुए, इसकी प्रासंगिकता क्या है वर्तमान समय में रामराज की, ये दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे। जो आजकल की घटनाएं हो रही हैं उनको जोड़ करके कि सच्चा रामराज वही है जहां पर नीति का शासन हो, है ना, जहां पर राजा अपने को सेवक की भूमिका में रखे, जहां पर राजा जनता के दुख दर्द को समझे, जहां पर राजा निस्वार्थ भावना से कार्य करे, और जहां पर राजा लोक कल्याणकारी भावना से कार्य करे। यही हमको तुलसी का रामराज सिखाता है। इस तरीके से उसको एंड करेंगे। और ये तभी संभव है जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के, स्वार्थ से परे जाके प्रयास करें। और तभी ये संभव हो सकता है जो बात हम लोग कर रहे थे कि केवल शासन प्रणाली या केवल शासक ही रामराज की संकल्पना ना करे, हर व्यक्ति में राम विराज हो, हर व्यक्ति में राम हो। अगर हर व्यक्ति सुधर जाए तो कौन सी घटना होगी, कौन सी बुरी चीज होगी। कोई किसी के साथ व्यभिचार नहीं करेगा, कोई किसी के साथ बलात्कार नहीं करेगा, कोई किसी के साथ चोरी नहीं करेगा, कोई किसी के साथ बेईमानी नहीं करेगा, डकैती नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं होगा, है ना।
तो मानवता का धर्म भी सिखाता है हमको रामराज ना, है ना। तो इस तरीके से आप लोग लिखिएगा, फिर हमको इसको प्रेषित कीजिएगा। प्रेषित करने के बाद में इसका मूल्यांकन होगा, तदुपरांत हम इस पर अपने विचार आवश्यकता अनुरूप प्रस्तुत करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू सो मच।